Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I am Ashutosh Agarwal and I welcome you all in the CFA Level 1 summary video series. So we have started with the equity and today we're going to start with the reading number 42 which talks about the security market indexes. So first topic is about the security market index. What do you mean by the security market index? आप उसको ये रन कैसे करता है, इसको कंप्यूट कैसे करते हैं डिफरेंट मेथड से एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? आपने कंप्यूट तो कर लिया बट ये रिप्रेजेंट क्या करता है वो भी देखते हैं. So let's start with this point number one, which talks about the security market index. So what do we mean by the security market index, which is used to represent the performance of an asset class? Basically जो एक क्लास है आपकी, जो एक एसेट क्लास है, कोई भी एसेट क्लास हो सकती है. फॉर एग्जांपल लार्ज कैप स्टॉक्स हो गए, मिड कैप स्टॉक्स हो गए, या फिर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई, या फिर जैसे बोलते हैं कि निफ्टी 50 जो टॉप 50 सिक्योरिटीज है हमारे पास वो सब हो गई. तो एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है किसकी एसेट क्लास की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, या पर्टिकुलर सिक्योरिटी मार्केट की परफॉर्मेंस को करता है, या फिर एक सेगमेंट ऑफ मार्केट को ये रिप्रेजेंट करता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है. फॉर एग्जांपल आप सेंसेक्स देखते हैं, निफ्टी देखते हैं, सो समवट यू गॉट एन आइडिया कि जो इक्विटी मार्केट है उसमें क्या चल रहा है. यूएस के अपने इंडेक्स होते हैं, आप उसको देख के रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसको देख के समझ पाते हैं कि यूएस की इकोनॉमी, यूएस का इक्विटी मार्केट बेसिकली कैसे परफॉर्म कर रहा है. वो अभी डाउनवर्ड साइड पे है या इंक्रीजिंग या ग्रोथ साइड पे है या अभी स्टेबल ही है, ऐसा कुछ इतना फ्लक्चुएशंस नहीं है. सो बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ एसेट क्लास को रिप्रेजेंट करता है. ये हम कैसे करते हैं? इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? जिसके अंदर आप इंडिविजुअल सिक्योरिटीज जो आपकी होती हैं उनको आप इसके अंदर पुट करते हैं. फॉर एग्जांपल निफ्टी हो गया, हमने टॉप 50 सिक्योरिटीज को कंसीडर किया है, या फिर कोई भी सेंसेक्स हो गया उसके अंदर पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को कंसीडर किया है, या फिर जो निफ्टी के जो बैंक स्टॉक्स हो गए, बैंक निफ्टी हो गया, उसके अंदर हमने खाली बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स को कंसीडर किया है. तो आप इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को वहां पे कंसीडर करते हैं किसी भी इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए. एंड जो सिक्योरिटीज कंसीडर कर रही हैं इंडेक्स को बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज. What do we call them as a constituent securities? This is something important. Constituent securities क्या होते हैं? Constituent securities are basically the securities जो आपने consider की हैं to create or to build a portfolio, to build an index basically जो represent करता है particular asset class को. अब जब when we talk about the numerical value, क्या compute कैसे करोगे numerical value? तो basically कैसा होता है? Market price of the constituent securities at a point in time, जो particular point in time पे जो market price है constituent securities का, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं इंडेक्स वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है. इंडेक्स वैल्यू जो बेसिकली क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली इट रिप्रेजेंट द मार्केट प्राइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. अब जब हम बात करते हैं इंडेक्स रिटर्न बोले तो क्या होता है कि जो अपने परसेंटेज चेंज हो रहा है बेसिकली किसके अंदर, इंडेक्स की वैल्यू के अंदर ओवर अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो आपका चेंज हुआ है इंडेक्स की वैल्यू के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज 10,000 था, कल 12,000 है, फिर 15,000 है, जो भी आपका इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बेसिस जो चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि आपका इंडेक्स रिटर्न माना जाएगा वो. उसके बाद now we talk about the calculate and interpreting the value, price return and the total return of the index. So what do we mean by the price return? एक बार ये देखते हैं what do we mean by the total return, वो भी चेक करेंगे, and how we will be interpreting the value of an index and how we will be calculating the value of index using different methods. When we talk about the index return, सो व्हाट डू यू मीन बाय द इंडेक्स रिटर्न? इंडेक्स रिटर्न मैं दो तरीके से करता हूँ. सबसे पहले एक होता है प्राइस इंडेक्स, एक होता है रिटर्न इंडेक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइस इंडेक्स, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, खाली यूज करते हैं. व्हाट डू वी यूज द कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज का मार्केट प्राइस, price of constituent securities in a return calculation. So whenever we use, so in a return calculation, whenever we are calculating the return of an index, we are just using the price of constituent securities and nothing else. We are not considering what are the income that is been generated from the constituent securities. कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज आपको हो सकता है डिविडेंड मिला हो, आपको हो सकता है इंटरेस्ट मिला हो, वो आप लोग वो कुछ कंसिडर नहीं कर रहे. यू आर जस्ट कंसिडरिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज इन कैलकुलेटिंग द रिटर्न. तो इस तरीके की रिटर्न को क्या बोलते हैं? प्राइस रिटर्न बोलते हैं. तो जो भी रेट ऑफ रिटर्न आपके पास निकलेगा यूजिंग द प्राइस इंडेक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्राइस रिटर्न, क्योंकि इसके अंदर आप खाली प्राइस के चेंजेस से जो आपको रिटर्न हुई है बेसिकली यू आर जस्ट कंसिडरिंग दैट ओनली. यू आर नॉट कंसिडरिंग द अदर इनकम जो आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है, एनी अदर फॉर्म जो कैश फ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो जो हुआ है, यू आर नॉट कंसिडरिंग एनी ऑफ दोस.
However, when we talk about the return index, इसके अंदर हम प्राइस भी कंसिडर करते हैं एंड इनकम भी कंसिडर करते हैं एट द पर्टिकुलर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ कंस्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज। जो भी कंस्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज हमारे पास हैं, उनसे आपको जो भी प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपको इनकम की इनफ्लो हुआ है, वेदर इट्स अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो भी आपने सब कुछ कंसिडर किया है। एंड जब हम रिटर्न इंडेक्स हम देखते हैं, तो रिटर्न इंडेक्स में क्या होता है, जो रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा उसको हम बोलते हैं टोटल रिटर्न, क्योंकि इसके अंदर चेंज इन प्राइस से होने वाला जो चेंज है वो भी आपने कंसिडर किया है, प्लस जो चेंज इन इनकम या फिर आई वुड से इट्स नॉट अ चेंज बेसिकली, तो जो भी आपको इनकम हुई है यहाँ से वो भी आपने कंसिडर की है। सो यू हैव कंसिडर्ड ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव कंसिडर्ड द चेंज इन प्राइस एंड यू हैव कंसिडर्ड द चेंज, द व्हाटएवर द इनकम दैट यू हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, वो भी आपने कंसिडर किया है। तो प्राइस रिटर्न एंड टोटल रिटर्न में बस एक ये डिफरेंस है कि प्राइस रिटर्न में खाली चेंज इन प्राइसेस की वजह से होने आपको जो रिटर्न मिला है, जो चेंज हुआ है, खाली आपने वो कंसिडर किया इन द केस ऑफ प्राइस रिटर्न। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल रिटर्न, तो आपने प्राइस रिटर्न के साथ-साथ जो भी आपको इनकम हुई है ड्यूरिंग द पीरियड, आपको जो भी मिला है वो भी आपने कंसिडर किया है। नाउ अगर आप मैं बोलता हूँ कि कैश अगर इनफ्लो हुआ होगा फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो जो टोटल रिटर्न है वो आपकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द प्राइस रिटर्न, ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न में प्राइस रिटर्न तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, चेंज इन प्राइस है, प्लस आपके यहाँ पे कुछ इनकम भी इंक्लूडेड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आपको ड्यूरिंग द पीरियड कोई पर्टिकुलर इनकम नहीं मिली, देन आई वुड से कि जो प्राइस रिटर्न है और टोटल रिटर्न है वो एग्जैक्टली आपका सेम हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं आगे। जब हम बात करते हैं रिटर्न, आपने ईच पीरियड की आपने चेंज इन प्राइस, चेंज इन जो भी आपको निकालना था वो आपने हर एक पीरियड का निकाल लिया। नाउ हम आगे बात करते हैं कि आपको, जब हम बात करते हैं कि जब चेंज होगा, अगर मुझे टोटल पीरियड की रिटर्न निकालनी है कि टोटल पीरियड में कितनी रिटर्न हुई है, तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे? टोटल पीरियड की जब मैं रिटर्न कंप्यूट करता हूँ, तो हमें कैसे कंप्यूट करते हैं कि जो भी रिटर्न हुआ है, ईच पीरियड की जो रिटर्न आपने कंप्यूट की है, उसको कंपाउंड करोगे आप, ऑब्वियसली कंपाउंड करोगे टुगेदर टू कैलकुलेट द रिटर्न फॉर अ मेजरमेंट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल तरीके से हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे दिस इज पीरियड नंबर 0, दिस इज पीरियड नंबर 1, 2 एंड 3, आपने यहाँ पे 10% की अर्निंग करी, यहाँ पे आपने 20% किया, यहाँ पे आपने 15% किया। तो जब आप यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, अब आप यहाँ पे खड़े होकर देखना चाहते हैं कि आपने कितनी रिटर्न की है, आपने कितनी रिटर्न की है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी आपका इंक्रीमेंट हुआ है 1.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द रिटर्न। आपको जो 1 रुपीज़ था उसमें आपको 10% मिला, फिर 20% और मिला, फिर 15% और मिला। तो यू विल बी जस्ट कंपाउंडिंग ईच पीरियड की रिटर्न टू कैलकुलेट कि पूरे स्टार्टिंग पे पीरियड से, पीरियड नंबर 0 से लेके पीरियड नंबर 3 तक आपकी कितनी रिटर्न बनी है। कितनी रिटर्न बनी है आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यू हैव टू बी कंपाउंडिंग द रिटर्न यू हैव अर्न्ड इन ईच मेजरमेंट पीरियड। आपको समझ आ गया जी? सो रिटर्न ऑफ पीरियड कैसे निकलेगा? 1 प्लस R1 जो एक पीरियड की रिटर्न है, दूसरे पीरियड की रिटर्न है, एंड एज अ सो ऑन एंड तक की पीरियड निकाल के माइनस कर देंगे 1, तो यू विल कैलकुलेटिंग द रिटर्न इन द परसेंटेज टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, जब चॉइसेस की मैं बात करता हूँ, चॉइसेस एंड इश्यूज इन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन एंड द मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द इशू? अब तक हमने क्या पढ़ा? देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय द इंडेक्स रिटर्न, जो कि रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर एसेट क्लास को। एंड हम उसमें बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज आप कंसिडर करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज। कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज के बाद जो भी चेंज होगा प्राइस के अंदर, जो भी चेंज होगा इंडेक्स वैल्यू के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स रिटर्न। जब हम इंडेक्स रिटर्न कैलकुलेट की बात करते हैं, तो एक होता है हमारे पास प्राइस इंडेक्स, एक होता है रिटर्न इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में खाली हम प्राइसेस के चेंज को कंसीडर करते हैं और जो वहां से रिटर्न निकलेगी उसको बोलते हैं प्राइस रिटर्न। हाउएवर इन द केस ऑफ इंडेक्स रिटर्न इंडेक्स में हम क्या करते हैं, जो भी आपको रिटर्न हुई है वेदर इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन प्राइसेस या कोई भी इनकम जो आपको रिसीव हुई है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, वो भी आप कंसीडर कर रहे हैं। तो जो भी इंडेक्स रिटर्न कैलकुलेट कंसीडर करके जो भी आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे उसको हम बोलते हैं टोटल रिटर्न। अब जो टोटल रिटर्न है वो कंपेयर एज कंपेयर टू द प्राइस रिटर्न वो ज्यादा होगी, बिकॉज इट विल बी कंसिडरिंग द इनकम विच वी हैवंट कंसिडर्ड इन द प्राइस रिटर्न। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि जो आपने रिटर्न कैलकुलेट की है उसको कंप्यूट कैसे करोगे? तो जो आपने रिटर्न कैलकुलेट की है उसको हम बोलते हैं कि आपको कंपाउंड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर मेजरमेंट पीरियड जो आप देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल पीरियड 1 0 से लेके 1 2 एंड 3, आप तीन पीरियड की रिटर्न टोटल देखना चाह रहे हैं, तो आप जो फर्स्ट पीरियड की रिटर्न है, सेकंड पीरियड की रिटर्न है, थर्ड पीरियड की रिटर्न है, उन सबको आप कंपाउंड कर देंगे आपस में, एंड देन -1 करके यू विल बी गेटिंग अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो आपने पर्टिकुलर मेजरमेंट पीरियड में अर्न किया है। सो दिस इज ऑल। इस अब तक हमने जो पढ़ा है उसके बाद अब आगे बात करते हैं कि मैं इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या इश्यूज आएंगे सबसे पहले इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने में, और उसका मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ेगा इंडेक्स का। तो व्हाट आर द डिफरेंट चॉइसेस एंड इश्यूज विल बी फेसिंग इन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन एंड द मैनेजमेंट, इसको देखते हैं एक बार। सो इसमें हमने क्या बोला है,
चलिए, तो जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली मस्ट मेक द सेवरल डिसीजन। अब आपको डिसीजन कुछ ना कुछ तो बनाने पड़ेंगे व्हेनेवर यू आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग अ इंडेक्स, जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेसिकली इंडेक्स। तो इंडेक्स बेसिकली कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज जो आपके पास है वो आप बहुत सारी डालते हैं। यू मेक अ पूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज एंड उसके बेसिस पे जो उनके अंदर मार्केट प्राइसेस होते हैं कहीं ना कहीं वो एक जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो इंडेक्स में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। नाउ सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टारगेट मार्केट क्या है। सो इंडेक्स इज इंटेंडेड टू मेजर बेसिकली, इंडेक्स जो होगा आप लार्ज कैप सिक्योरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, मिड कैप सिक्योरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, या फिर वैल्यू कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, वैल्यू लार्ज कैप इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। तो उसी के बेसिस पे जो कंपनीज उस पर्टिकुलर सेगमेंट की है उन्हीं को आप चूज करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे अपना एक इंडेक्स पोर्टफोलियो या फिर इंडेक्स अपना क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप इंडेक्स बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि विच टारगेट मार्केट यू आर इंटेंडेड, कि आपको मेजर करना है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट मार्केट सेट करना पड़ेगा। देन आप देखेंगे कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो मेरे को टारगेट मार्केट के लिए फिट करेंगी। तो मुझे कौन कौन सी सिक्योरिटीज को अपने इंडेक्स के अंदर एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटी कंसिडर करना चाहिए। एंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज मुझे कौन कौन सी कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, देन आई विल बी कंसिडरिंग कि किस वेट में, किस तरीके की सिक्योरिटी को कितना कितना वेट देना चाहिए। आप इक्वल वेट नहीं दे सकते, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। ये डिपेंड करेगा कि आप पर्टिकुलर सिक्योरिटी को कितना वेट देना चाहते हैं। नाउ अब आप जो सिक्योरिटी आपने वेट दे दिया, देन दैट शुड बी रीबैलेंस्ड। आपको रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इन इक्वल वेटेड मेथोडोलॉजी आई वुड से कि आप सिक्योरिटी में मान के चलते हैं कि एवरी इक्वल अमाउंट आपने इन्वेस्ट करी है इन पर्टिकुलर ईच एंड एवरी सिक्योरिटी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द चेंज इन प्राइसेस एंड इनकम, आपको आपने जो इन्वेस्ट अमाउंट का रखी है वो चेंज होती रहेगी। तो आपको रीबैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी, आपको अमाउंट इन्वेस्ट करनी है इन ईच एंड एवरी स्टॉक एट एवरी पीरियड। तो रीबैलेंसिंग भी आपको चाहिए। उसके बाद आपको सिलेक्शन एंड वेटिंग, वेइंग ऑफ द सिक्योरिटीज टू बी एग्जामिन। तो जितना आपने वे कर रखा है, जितने पर्टिकुलर वेट आपने दे रखा है किसी सिक्योरिटी को, या फिर आपने कौन कौन सी सिक्योरिटी जो आपने एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटी कंसिडर की थी, तो क्या वो जो सिक्योरिटी आपने कंसिडर की थी क्या वो अभी भी आपके जो हम बोलते हैं कि आपके कुछ क्राइटेरियाज होंगे जिसके बेसिस पे आपने कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटी को कंसीडर किया इंडेक्स क्रिएट करते समय। तो क्या वो चीजें आपकी अभी भी सेटिस्फाई कर रही है, क्या वो सिक्योरिटी आपकी अभी भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है। एंड इन केस अगर वो नहीं कर रही है, देन आपको वो सिक्योरिटी रिप्लेस करनी पड़ेगी। या फिर आपको अगर आप रिप्लेस करेंगे किसी सिक्योरिटी को तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना पर्टिकुलर वेट देना है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को। तो ये सब चीजें भी आपको री एग्जामिन करनी पड़ेंगी। तो इट्स नॉट दैट ईजी कि आपने एक बार सिक्योरिटी पर आपने इंडेक्स बना लिया। इंडेक्स बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि टारगेट मार्केट क्या है, कौन-कौन सी सिक्योरिटीज हैं, कितना-कितना वेट देना है, फिर रीबैलेंसिंग करनी है, री-एग्जामिनेशन करना है। सो दीज़ आर ऑल द चॉइसेस, दीज़ आर ऑल द थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर व्हाइल क्रिएटिंग एन इंडेक्स, एंड इंडेक्स कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट मानी जाएंगी। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने बात किया कि मुझे वेट करना है, वेट देना है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को। सो देयर आर डिफरेंट वेइंग मेथड यूज्ड फॉर इंडेक्स कंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग द वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ इंडेक्स। सो डिफरेंट डिफरेंट वेइंग मेथड्स है हमारे पास जिसके बेसिस पे आप अपने इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करोगे एंड उसकी वैल्यू को कंसिडर करोगे, उसके रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करोगे। सो अब हम वो देखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है प्राइस वेइंग मेथड। यानी आपका यहाँ पे जो वेट होगा ये किस पे बेस्ड होगा, ये कहीं ना कहीं हमारा प्राइसिस पे बेस्ड होगा। तो सिंपल सी फंडा है, सिंपल सा फंडा है। आपने क्या बोला, अरिथमेटिक एवरेज करना है अपने को। यहाँ पे क्या करना है अपने को, सिंपल अरिथमेटिक एवरेज करना है प्राइसेस का। हमने क्या बोला यहाँ पे, सिंपल अरिथमेटिक एवरेज करना है आपको प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज का जो आपने इंक्लूड किया है इंडेक्स में। तो जो भी प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज है उनका क्या करना है, अरिथमेटिक एवरेज। इतना सिंपल मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सिंपल है। आपको अरिथमेटिक एवरेज करना है, बस सिंपल आपको अरिथमेटिक एवरेज करना है किसका, सिक्योरिटीज के प्राइसेस का जो भी आपने इंक्लूड किया है इंडेक्स के अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज के एवरेज करना है, अरिथमेटिक एवरेज करना है किसका, प्राइसेस का। अब जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर क्या होता है, मैंने बोला जो आपको डिवाइजर यानी कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, आपने मान के चला कि आपने एक एक सिक्योरिटी बाय कर रखी है, एक एक स्टॉक की, तो सिक्योरिटी ए बी सी आपने जो सिंपल प्राइसेस का सम किया डिवाइड बाय 3 कर दिया। यू आर कंसिडरिंग ईच एंड एवरी सिक्योरिटी की एक एक यूनिट है आपके पास। लेकिन जो डिवाइजर है, जो 3 जो मैंने डिवाइड किया बेसिकली, वो प्राइस वेइंग मेथड के अंदर, इंडेक्स के अंदर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा विद द स्टॉक स्प्लिट्स। अगर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है या फिर स्टॉक डिविडेंड दिया जा रहा है या फिर रीपर्चेज यानी बायबैक हो रहा है सिक्योरिटीज का, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको भी डिटेल में अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, बट एक चीज एक ध्यान में रख लो क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स कंसीडर नहीं की जा रही हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप ध्यान से सुनो। छोटा सा पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट भी ना समझो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप ईच एंड एवरीथिंग आप सबका समझनी चाहिए, तभी इस रिवीजन वीडियोस का फायदा होगा। अगर मैं फटाफट ऐसे भगाता चलूंगा तो कोई फायदा नहीं है सच। ठीक है जी। अभी तो मैंने क्या बोला आपको, जस्ट अ सेकेंड। हाँ,
तो प्राइसिंग मेथड के अंदर मैंने बोला कि सिंपल आप अरिथमेटिक एवरेज करेंगे प्राइसेस का, जो भी कांस्टेंट सिक्योरिटीज का आपने कंसीडर किया हुआ है, इट्स दैट सिंपल। अब अरिथमेटिक एवरेज करना है तो एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटीज मुझे पता है कि हर एक सिक्योरिटी को मैंने एक एक यूनिट कंसीडर किया है, दैट सिंपल। अब जो एक एक यूनिट आपने कंसीडर की है वो डिवाइजर माना जाएगा आपका। लेकिन जो डिवाइजर है उसको आपका एडजस्ट करना पड़ेगा अगर कोई स्टॉक स्प्लिट हुआ है, रीपर्चेज हुआ है, स्टॉक डिविडेंड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक स्प्लिट की बात करते हैं, एक सिक्योरिटी 2:1 में स्टॉक स्प्लिट हुआ है, यानी एक सिक्योरिटी के बदले आपको 2 सिक्योरिटी मिली होंगी, तो मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस भी आधा हो गया होगा, सिक्योरिटीज डबल हो गई होंगी। लेकिन क्योंकि ट्विंग मेथड के अंदर हम क्वांटिटी कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, आपका सिंपल प्राइस कंसीडर हो रहा है और प्राइस ऑलरेडी हाफ हो चुका है, क्योंकि क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करा होता हाफ प्राइस ट्वाइस ऑफ क्वांटिटी तो आपस में सेट ऑफ हो गया होता, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन या फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के अंदर, क्योंकि आप प्राइसेस भी कंसीडर करते हैं, क्वांटिटी भी कंसीडर करते हैं टू कैलकुलेट द मार्केट कैपिटल, तो वहां पे आपको स्टॉक स्प्लिट डिवाइजर एडजस्ट करने की नीड ही नहीं आती। यहाँ पे नीड इसलिए आ रही है क्योंकि आपके यहाँ पे क्वांटिटी कंसीडर नहीं करी गई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिवाइजर है, जो हम डिवाइड बाय थ्री इज बेसिकली द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, जो हमने मान के चला है कि एक एक सिक्योरिटी है। तो डिवाइजर जो है आपको प्राइस स्विंग मेथड के अंदर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर कभी भी स्टॉक स्प्लिट होता है, स्टॉक डिविडेंड दिया जा रहा है, या फिर रीपर्चेज ऑफ द सिक्योरिटीज होता है। इज दैट क्लियर? अब एक एग्जांपल की तरह समझेंगे कि इसको एडजस्ट कैसे करना है, बट इतना समझ आ गया कि डिवाइजर को एडजस्ट करना पड़ेगा। और रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ही कंसीडर नहीं करी गई है इन द केस ऑफ द प्राइसिंग, बिकॉज इट्स जस्ट सिंपल द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज। मूविंग फॉरवर्ड, अब एडवांटेजेस क्या है प्राइसिंग मेथड की? कि कंप्यूटेशन जो आप कंप्यूट करते हैं, बेसिकली टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, टू कैलकुलेट द वैल्यू और द रिटर्न आपको जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स से मिली है, दैट इज वेरी सिंपल। यू जस्ट नीड टू कंप्यूट द अरिथमेटिक एवरेज। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जो चेंज इन प्राइस ऑफ हाई प्राइस स्टॉक की वजह से इंडेक्स में भी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जो प्राइस के बेसिस पे आप किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज, जो बेसिकली आपने जो वेट कंसिडर किया, बेसिकली प्राइसिंग मेथड का आपने वेट जो प्रायोरिटाइज किया है वो प्राइसेस को किया है। तो हाई प्राइस स्टॉक है उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उसकी बेसिस पे इंडेक्स में भी अच्छा खासा चेंज होता है, एज कंपेयर टू द लो प्राइस स्टॉक्स। अगर मैं इसको एग्जांपल की तरह समझाना चाहूँ, जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, एक बार एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने ये लिखा है कि जो इंडेक्स अगर प्राइस वेटेड है, जो आपका इंडेक्स अगर प्राइस वेटेड मेथोडोलॉजी से कंप्यूट किया गया है, तो जो परसेंटेज चेंज होगा अगर हाई प्राइस स्टॉक में, उसका ग्रेटर इफेक्ट आने वाला है इंडेक्स पे एज कंपेयर टू द लो प्राइस स्टॉक। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिक्योरिटी ए, बी एंड सी, जिनका प्राइस 100, 10 एंड $1 है। यहाँ पे जो वैल्यू है, जो हमारे पास $100 की जो सिक्योरिटी ए है, ये एक हाई वैल्यू स्टॉक है, हाई प्राइस्ड स्टॉक है, जिसको हमने एज अ वेट, इसको ज्यादा वेट हमने दिया है। ठीक है जी, आगे समझते हैं। तो जो प्राइस वेटेड इंडेक्स मैंने बोला कि सिंपल अरिथमेटिक एवरेज करना है, किसका? प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज का। तो मैंने 100 प्लस 10 प्लस 11 यानी 101, 111 अपॉन 3 इज बेसिकली माय डिवाइजर। 100 एंड जो मैंने 3 डिवाइड किया है, बेसिकली मेरा क्या है? डिवाइजर है। सो मेरा जो इंडेक्स की वैल्यू आ गई वो 37 आ गई। अब मैं बोलता हूँ कि मेरा सिनेरियो में स्टॉक ए का प्राइस डबल हो जाता है, सो 100 बिकम्स कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 प्लस 10 प्लस 1, मैंने बोला कि 70.33 इंडेक्स की वैल्यू गई फ्रॉम 37 टू 70.33, जस्ट बिकॉज स्टॉक ए मेरा डबल हो गया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरा लेट सपोज स्टॉक सी डबल हो जाता है, विच इज जस्ट ओनली $1। वन का कितना हो जाएगा? $2 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि अगर $2 हो भी जाता है तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10 प्लस 2/3, तो 37.33। सिक्योरिटी ए के डबल होने से मेरा 37 से 70.33 हो रहा है। व्हाइल ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द सेम साइड अगर मैं बोलूँ, तो 37 से 37.33 हो रहा है अगर स्टॉक सी डबल होता है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइस को एक प्रायोरिटाइज किया है, प्राइसेस के बेसिस पे वेट्स डिसाइड हो रहे हैं, तो जो भी हमारा हाई प्राइस स्टॉक है अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो उसका ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा इंडेक्स में एज कम्पेयर टू द लो प्राइस्ड स्टॉक। एम आई क्लियर? ठीक है जी, उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि क्योंकि हाई प्राइस स्टॉक को आप मोर वेटेज दे रहे हैं तो उसका इंडेक्स में भी रिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई देगा। मूविंग फॉरवर्ड, इसका एग्जांपल है डो जोस इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि प्राइस वेटेड इंडेक्स है किसका? 30 यूएस स्टॉक्स का। एंड निकी डो जोस स्टॉक एवरेज, जो बेसिकली प्राइस वेटेड है किसका? 225 स्टॉक्स का, जो कि ट्रेड करते हैं टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में। दिस इज नॉट दैट रेलिवेंट, दिस इज जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज, दिस इज जस्ट फॉर
नॉलेज, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, प्राइस वेटेड इंडेक्स कैसे होता है, ये वो फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो सम आप करोगे किसका, स्टॉक प्राइसेस का जो भी आप सम करोगे डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इंडेक्स एडजस्टेड फॉर स्प्लिट्स। स्प्लिट्स के लिए आप एडजस्ट कर दोगे, वैसे आप नंबर ऑफ स्टॉक्स कंसिडर करो और मान के चल रहे हैं कि हर एक स्टॉक का एक एक यूनिट है आपके पास, तो जितनी सिक्योरिटीज आपने 5 सिक्योरिटी ली डिवाइड बाय 5 कर दो। लेकिन डिवाइड बाय 5 नहीं करूंगा, अगर वहां पे स्टॉक स्प्लिट हो रहा है या फिर रिपर्चेज हुआ है, डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड की तरह है, तो आपको इनसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि मुझे प्राइस वेटेड इंडेक्स था, तो मैं इंडेक्स की रिटर्न कैसे कैलकुलेट करूंगा, हाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग द इंडेक्स रिटर्न अगर मैंने प्राइस वेटेड किया है तो बेसिकली आपने बोला कि सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो माइनस वन। ठीक है, सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो माइनस वन, यानी यहाँ पे जो मैंने बोला कि सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो माइनस वन, तो मैंने बोला कि आपने देखो, इसको मैं अगर तोड़ दूं फॉर्मूले को, आप इस फॉर्मूले को अगर तोड़ दूं मैं थोड़ा सा, कि लेट सपोज, मैंने बोला कि लेट सपोज यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड ही नहीं है, देयर इज नो स्टॉक स्प्लिट ऑब्वियसली, यहाँ पे भी स्टॉक स्प्लिट नहीं है। अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे डिवाइजर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं पीरियड जीरो पे स्टॉक करूंगा, इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा। इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करूंगा, मैंने बोला कि सिग्मा प्राइसेस एट पीरियड जीरो अपॉन एन, दिस विल बी माय इंडेक्स। अब मैं पीरियड वन पे अपना इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, विच विल बी कितना होगा, मैंने बोला कि कितना होगा, दैट इज सिग्मा प्राइस वन, दैट इज प्राइसेस एट पीरियड वन अपॉन एन, जो भी आप अपना इंडेक्स कैलकुलेट करोगे। अगर मुझे रिटर्न निकालनी है, तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस इंटू 100। तो यानी कि जो इंडेक्स आपने कैलकुलेट किया पीरियड वन पे माइनस इंडेक्स एट पीरियड जीरो अपॉन इंडेक्स एट पीरियड जीरो माइनस वन, अगर मैं कर दूं तो दिस इज जस्ट, आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट द इंडेक्स, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट द इंडेक्स रिटर्न बेसिकली। ठीक है जी, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि ये जो सिग्मा पी वन है, दिस पी वन, अब मैं जो अगर मैं इसको और डिस्ट्रीब्यूट कर दूं यहाँ पे, सो आई वन अपॉन आई जीरो, यानी कि पी वन प्राइस एट पीरियड वन अपॉन एन जो डिवाइजर था, माइनस प्राइसेस एट पीरियड जीरो अपॉन एन अपॉन प्राइसेस एट पीरियड जीरो अपॉन एन माइनस वन। तो जो एन 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 है आपका, जो एन ये कॉमन है बेसिकली आपका, तो अगर मैं एन हटा भी दूं तो बेसिकली आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो एट द एंड यही जाके बनेगा, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो प्राइसेस एट पीरियड वन अपॉन प्राइसेस एट पीरियड जीरो माइनस वन। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं है, तो अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं है तो ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज आपको इंडेक्स एट पीरियड वन एंड इंडेक्स एट पीरियड जीरो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करके माइनस वन करोगे, सो देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इंडेक्स रिटर्न। क्योंकि जो डिवाइड बाय एन है, अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं होगा तो डिवाइजर आपका सेम ही होगा, लेकिन अगर स्टॉक स्प्लिट है, स्टॉक डिविडेंड है, रीपरचेज है बेसिकली, तो आपको अपना एडजस्ट करना पड़ेगा डिवाइजर। तो इसे हम बोलते हैं एडजस्टिंग स्टॉक स्प्लिट, आपको स्टॉक स्प्लिट एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे जो अपॉन एन मैं कर रहा हूँ ये आपका चेंज हो जाएगा। और अगर आपका ये चेंज होता है तो आपको ये पी वन अपॉन पी जीरो माइनस वन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको इंडेक्स अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा एट पीरियड वन, इंडेक्स अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा एट पीरियड जीरो, एंड देन आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो पी वन माइनस पी जीरो, यानी इंडेक्स एट पीरियड वन माइनस इंडेक्स एट पीरियड जीरो अपॉन इंडेक्स एट पीरियड जीरो, तो आपको पता चल जाएगा आपकी रिटर्न कितनी है। एम आई डन, एम आई क्लियर विद दिस। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे क्या और रखा है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे एग्जांपल है, स्टॉक बोलता है कि ए बी सी तीन सिक्योरिटीज है मेरे पास यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला कि स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक है ए बी एंड सी, उसमें हम बोलते हैं कि जो प्राइसेस एट पीरियड जीरो एंड प्राइसेस एट पीरियड वन हमें बता दिए कितने कितने हैं। तो अर्थमेटिक एवरेज होता है बेसिकली, इंडेक्स प्राइस वेइंग मेथड में क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या है वो प्राइस वेटेड मेथड में क्या है, जल्दी बताओ भाई, अर्थमेटिक एवरेज है, अर्थमेटिक एवरेज है प्राइसेस का। तो आपने सिक्योरिटीज का प्लस किया, 100 प्लस 20 प्लस 60 विच इज 90, 90 अपॉन 3 आप कर दोगे तो इंडेक्स एट पीरियड जीरो कितना निकल गया, 30। एंड पीरियड वन पे मैं बोलता हूँ कि 20 15 एंड 40 आर द प्राइसेस, तो सिंपल प्राइसेस का सम करो डिवाइड बाय डिवाइजर या डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर एडजस्टिंग द स्टॉक स्प्लिट नहीं है, सो डिवाइड बाय 3 करके निकल गया 25। तो मैंने क्या बोला, इंडेक्स एट पीरियड जीरो, इंडेक्स एट पीरियड वन माइनस इंडेक्स एट पीरियड जीरो अपॉन इंडेक्स एट पीरियड जीरो। बेसिकली यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, मिस्टेक बार चेक करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेक। हाँ जी, तो ये आपका जो बनेगा यहाँ पे, ये 30 ही बन, यहाँ पे 30 आएगा, दिस इज माय बैड, यहाँ पे अपॉन 30 इंडेक्स एट पीरियड जीरो, तो आपका इंडेक्स रिटर्न आपको पता चल जाएगी, दैट इज माइनस 16.7% आपका रिटर्न थी नेगेटिव में। तो जी बहुत सिंपल है, यहाँ पे अर्थमेटिक एवरेज है, बहुत सिंपल है। अब स्टॉक स्प्लिट की बात करते हैं जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है।
जितने भी नींद में है, जितने भी बोल रहे हैं कि बोरियत आ रही है, फटाफट जाग जाओ, एक बार स्टॉक स्प्लिट देख लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट 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 एक बार देखते हैं। जाग जाओ भाई, जाग जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट में हम कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे। स्टॉक स्प्लिट में एडजस्टमेंट हमने बोला कि डिवाइजर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा स्टॉक स्प्लिट के अंदर। तो हमने बोला कि जो प्राइसेस है पीरियड वन की मैं बात करूँ, आई एम नॉट कंसिडरिंग एट पीरियड जीरो। पीरियड जीरो की कहानी, पीरियड जीरो पे आपने इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया, दैट्स ऑल। आपका जब स्टॉक स्प्लिट में आप डिवाइजर एडजस्ट करोगे तो यू विल नॉट बी कंसिडरिंग द प्राइस इज एट पीरियड जीरो। दोबारा मैंने क्या बोला, जब आप पीरियड वन पे आप स्टॉक स्प्लिट आप कंसिडर करना चाह रहे हो, पीरियड वन पे आप स्टॉक स्प्लिट के डिवाइजर को एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो आप पीरियड जीरो को भूल जाओ। क्या बोला मैंने? पीरियड जीरो को भूल जाओ। हाँ, तो पीरियड जीरो पे आपने इंडेक्स कैलकुलेट किया जैसा आप करते हो, अरिथमेटिक एवरेज आपने किया, समेशन किया प्राइसेस का, डिवाइड बाय डिवाइजर दैट इज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बिफोर द आफ्टर एडजस्टिंग द स्टॉक स्प्लिट, पर वहां पे कुछ है नहीं, तो आपने डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, 5 सिक्योरिटी तो डिवाइड बाय 5 कर दिया। क्या बोला मैंने? 5 सिक्योरिटी ली तो डिवाइड बाय 5 कर दिया, समीशन ऑफ प्राइसेस करके खत्म। अब जब हम बात करते हैं प्राइसेस एट पीरियड वन पे, पीरियड वन पे हुआ है स्टॉक स्प्लिट, पीरियड वन पे क्या हुआ है? स्टॉक स्प्लिट हुआ है। पीरियड वन पे जो सिक्योरिटीज ए बी सी डी ई 5 सिक्योरिटीज हमने की थी कंसिडर, और उनके प्राइसेस है 55, 22, 8, 14 एंड 6, तो समीशन आ गया 105। अब मैंने बोला कि जो ए स्टॉक है, जो आपका ए स्टॉक है, उसका स्टॉक स्प्लिट हुआ है इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो प्राइस जो सिक्योर जो स्टॉक ए है उसका स्प्लिट हुआ है 2:1 में। तो आई वुड से कि जो ये हमारे पास जो 55 दिख रहा है, एक्चुअल में इसका स्टॉक स्प्लिट के बाद कितना प्राइस हो जाएगा? इसका प्राइस हो जाएगा 27.50, एल्स वुड रिमेन द सेम 22, 8, 14 एंड 6। तब जो समीशन हो जाएगा प्राइसेस का 77.50 हो जाएगा। तो जब इस समय 77.50 का मुझे गिवन है वैल्यू, तो मैं 77.50 को डिवाइड बाय 5 नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू लेनी चाहिए? मैंने क्या बोला? 77.50 का मैं डिवाइड बाय 5 नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे सिक्योरिटीज में चेंज हुआ है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं 105 को तो डिवाइड बाय 5 कर सकता हूँ, तो मेरे इंडेक्स की वैल्यू आनी चाहिए 21। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर 21 स्टॉक की इंडेक्स की वैल्यू आ रही है बिफोर स्टॉक स्प्लिट, तो आफ्टर स्टॉक स्प्लिट भी मेरे पास 21 ही आना चाहिए। दिस शुड बी द सेम, दिस शुड बी द सेम। तो उस समय मुझे इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स डिवाइजर मेरा क्या होना चाहिए? तो मैंने बोला कि 77/50 अपॉन 21, 77/50 अपॉन 21, उसके बेसिस पे जो मेरा डिवाइजर निकलेगा वो होगा 3.69। तो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द डिवाइजर। आपका 5 से होके वो 3.69 हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल हमने देख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस वेइंग मेथड। अच्छा मेथड है, इजी मेथड है, बट यहाँ पे जो स्टॉक स्प्लिट वाला जो पॉइंट है, दिस इज समथिंग गुड जो आपको समझ आना चाहिए। और जब इंडेक्स रिटर्न आप करते हो तो सिग्मा P1 माइनस अपॉन सिग्मा P0 माइनस 1 आप कर सकते हो, लेकिन ये तभी कर सकते हो अगर यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट नहीं है, क्योंकि डिवाइड बाय जब n करते हो तो वहाँ पे डिवाइजर की बात आती है, डिवाइजर आपको एडजस्ट करना पड़ता है फॉर स्टॉक स्प्लिट। वो चीज आप अगर स्टॉक स्प्लिट का पॉइंट है तो P1 अपॉन P0 माइनस 1 आपको नहीं करना पड़ेगा, यू हैव टू सेपरेटली कैलकुलेट योर इंडेक्स, और इंडेक्स के अलग से फिर आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे, जैसे हमने नीचे वाले एग्जांपल में करी है। यहाँ पे I1 माइनस I0 अपॉन I0 इंटू 100, या फिर इंटू सिंपल हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइस वेइंग मेथड। अब स्टार्ट करेंगे हम इक्वल वेटेड मेथड। हाँ जी, तो अभी हम बात करते हैं
जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द इक्वल वेटेड मेथड। इक्वल वेटेड मेथड में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आपने जो रिटर्न लास्ट ईयर मेथड में हम क्या कर रहे थे, लास्ट प्रीवियस मेथड जो हमने अभी स्टार्ट किया उसके अंदर क्या कर रहे थे, प्राइसेस के बेसिस पे जो प्राइसेस का अरिथमेटिक एवरेज कर रहे थे उसके बेसिस पे इंडेक्स कैलकुलेट करते थे एंड देन वी यूज्ड टू कंप्यूट द रिटर्न जो आपको इंडेक्स से हुई है। लेकिन इक्वल वेटेड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर रिटर्न्स हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं रिटर्न्स को, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं रिटर्न्स को, हर एक सिक्योरिटी की रिटर्न क्या है उसका हम अरिथमेटिक एवरेज करते हैं। फिर क्या बोला मैंने, रिटर्न्स कैलकुलेट करो एंड देन यू विल बी कैलकुलेटिंग द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द रिटर्न्स। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इक्वल डॉलर अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखी है इन ईच एंड एवरी सिक्योरिटीज या कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल इंडेक्स है हमारे पास एक, जो इंडेक्स है उसके अंदर हमारे पास 5 सिक्योरिटीज़ है। जो 5 सिक्योरिटी हमारे पास है, उसके अंदर हमें मान के चला है कि हमने इन्वेस्ट किया है $10,000। $10,000 में से 5 सिक्योरिटी तो हम मान के चलते हैं कि 2000 रु ईच हमने ईच सिक्योरिटी हमने इन्वेस्ट किया है ईच एंड एवरी सिक्योरिटी या कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटी में। अब आपने 5000 5 सिक्योरिटीज़ में $2000 ईच आपने इन्वेस्ट किया है, तो व्हाट विल हैपन कि हर पीरियड 0 आपने 2000 किया, पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स या यूनिट्स जो भी आपके पास आ गए हैं। अब उसके बाद जब प्राइसेस चेंज होंगे, जब प्राइसेस आपके चेंज होंगे, प्राइसेस चेंज होंगे, इनकम एंड एवरीथिंग जब हम कंसीडर करेंगे, तो जो एट द एंड होगा वो इक्वल नहीं रहेगा, उसके अंदर चेंजेस होंगे। तो फिर आपको वापस से इक्वल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे कि जो इक्वल वेट है इन्वेस्टमेंट का कंसिडर एट पीरियड जीरो, हम मान के चलते हैं कि इक्वल वेट है पीरियड जीरो पे, इक्वल वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2000 ईच सिक्योरिटी में कंसिडर किया, लेकिन प्राइसेस चेंज होंगे, प्राइसेस चेंज होंगे तो वेट भी चेंज होगा सिक्योरिटीज का। नाउ व्हाट विल बी डन कि आप रीबैलेंसिंग करोगे, क्या बोला मैंने, आप रीबैलेंसिंग करोगे, आपको रिक्वायर्ड है इक्वल वेटेज आपको करना पड़ेगा एंड उसकी वजह से क्या होने वाला है, उसकी वजह से हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको यहाँ पे आने वाली है, उसकी वजह से क्या होने वाला है, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे आपको इनकर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो इक्वल वेटेड इंडेक्स होगा उसके अंदर जो वेट्स होते हैं वो बेस्ड ऑन रिटर्न्स होते हैं। क्या बोला मैं, जो रिटर्न्स के बेसिस पे आप वेट्स कर रहे हैं, तो जो स्मॉलर कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स हैं उनको हाई वेट्स मिलेगा एंड लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली फर्म्स को क्या होगा, स्मॉलर प्रोपोर्शन मिलेगा। अब इसके एग्जांपल कुछ दे रखे हैं, यू कैन जस्ट इग्नोर देम। अब हमने बोला कि जो इक्वल वेट आप दे रहे हैं टू द रिटर्न्स ऑफ इंडेक्स स्टॉक रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस एंड मार्केट वैल्यू, उनके आपस वहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। लास्ट वाले प्राइस वेटेड में क्या होगा कि जो हाई प्राइस स्टॉक को आप ज्यादा वेट दे रहे हो, लो प्राइस वाले को कम वेट मिल रहा है, और उसके अगर हाई प्राइस वाले में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है इन द इंडेक्स एज कम्पेयर टू द लो प्राइस वाले में। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 20 प्राइस का शेयर है, एक 300 का है। प्राइस वाले में क्या होता है कि आप 300 वाले को ज्यादा महत्वता दे रहे होते हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू द स्टॉक जिसका प्राइस $20 है। अब $20 वाले में जो चेंज हुआ है वो ₹2 का हुआ है, 30 वाले में कितने का हुआ है, $30 का हुआ है। ठीक है जी, $2 का चेंज हुआ है $20 वाले में, $30 का चेंज हुआ है 300 वाले में। मैं बोलूंगा 10% चेंज हुआ है, दोनों में ही 10% चेंज हुआ है। सो इसका सेम इफेक्ट होने वाला है इक्वल वेटेड इंडेक्स में। कैसे कैलकुलेट करने का, सिंपल सा फंडा है, स्टॉक ए बी सी तीन सिक्योरिटी गिवन है, प्राइसेस एट पीरियड जीरो एंड प्राइसेस पीरियड वन आपको पता होगा। सो यू विल जस्ट नीड टू कैलकुलेट कि प्राइसेस में चेंज कितना हुआ है, यानी प्राइसेस में चेंज होने की वजह से कितना आपको डिफरेंस मिल रहा है, कितनी रिटर्न हुई है ड्यू टू द चेंज इन प्राइसेस। 15 माइनस 12 अपॉन 12, 48 माइनस 52 अपॉन 52, 45 माइनस 38 अपॉन 38। तो उसके बेसिस से आपने डिफरेंट सिक्योरिटीज का अपने परसेंटेज चेंज निकाल लिया एंड आप बाद में क्या करोगे, अर्थमेटिक एवरेज करना है, सिंपल सा फंडा है, अर्थमेटिक एवरेज करना है, सिंपल सा फंडा है, बाद में कर दो तो चेंज इन इंडेक्स आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरे को इक्वल वेटेड से कितना चेंज आया है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, P1 माइनस P0 अपॉन -1, ये क्या है, बेसिकली रिटर्न है ऑफ ईच सिक्योरिटी। हर एक सिक्योरिटी का आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे, फिर आप सबमिशन करोगे एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द इंडेक्स रिटर्न इंडेक्स वैल्यू इन केस ऑफ द इक्वल वेटेड। अभी हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की एंड वेइंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन वेइंग मेथड या फिर वैल्यू वेटेड मेथड होता है, एक ही बात है। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो भी परसेंटेज चेंज है रिटर्न का वो कैलकुलेट होगा। परसेंटेज चेंज इन रिटर्न यानी कि आप यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालोगे, फिर एस एट पीरियड वन अब डिवाइड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एट पीरियड जीरो -1। तो सिंपल सा फंड है, चेंज इन रिटर्न आपको पता चल जाएगी कि आपने क्या बोला कि आप इंडेक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, बेसिक बेसिस ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलेगी, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इनटू द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, खत्म बात। मार्केट प्राइस क्या है, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। सो प्राइसेस एट पीरियड वन इनटू क्वांटिटी एट पीरियड वन डिवाइडेड बाय प्राइसेस एट क्वांटिटी जीरो, prices at period 0 into quantity at period 0 -1,
इसका समेशन करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन रिटर्न आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो वेट्स हैं आपके वो बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राइस इनटू क्वांटिटी देके निकलती है और 0 पे P0 Q0 हो जाएगा, पीरियड 1 पे प्राइस एट पीरियड 1 इनटू क्वांटिटी एट पीरियड 1 हो जाएगा, बात खत्म। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स मेथड के अंदर आपको नो नीड, डज नॉट नीड टू एडजस्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉक स्प्लिट। अगर स्टॉक स्प्लिट हुआ है या फिर स्टॉक डिविडेंड आपने दिया है तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत रखो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड मैंने बोला कि इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है अपने को, वो तो बता दो। तो इंडेक्स की वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है कि करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है एट पीरियड 1, एट पीरियड 1 मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है डिवाइड बाय द बेस ईयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि पीरियड 0 पे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय द बेस ईयर इंडेक्स वैल्यू। आप यहाँ मान के चलो कि एग्जांपल 100 आपकी इंडेक्स की वैल्यू थी, इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग में 100 थी, तो आपने बोला कि P1 अपॉन P0 इंटू 100। सिंपल सा बात है, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स की वैल्यू क्या है। यानी P1 मैंने क्या बोला, एट पीरियड 1 मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है डिवाइड बाय एट पीरियड 0 मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या थी, उसको मल्टीप्लाई कर दो बेस ईयर के इंडेक्स वैल्यू से। आप कुछ भी मान सकते हो, इंडेक्स वैल्यू मान के चल रहा है कि 100 है, 1000 है, 10,000 कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, उसको मल्टीप्लाई कर दो एंड देन यू विल, दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इंडेक्स वैल्यू एट पीरियड 1। उसके बाद आप सिंपल कुछ नहीं करना, पीरियड आपको पीरियड 1 का इंडेक्स पता है, पीरियड 0 का इंडेक्स पता है, माइनस करके आपस में P1 minus P0 upon P0 into 100, तो you will be able to calculate the change या percentage of return आपको कितना मिला है with the help of the market capitalization weighing method और value weighted method। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर एक दिक्कत ये थी, दिक्कत क्या है, वुड से कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में यू आर जस्ट कंसिडरिंग ईच एंड एवरी स्टॉक, जितने भी सिक्योरिटीज हैं, जितने भी स्टॉक्स आप सब कंसिडर कर रहे हो। लेकिन एक ही चीज ऐसी होती है कि जो को फाउंडर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के केस में अंबानी हो गया, तो मुकेश अंबानी विल नॉट बी सेलिंग सिक्योरिटीज सो इजीली, वो एकदम फटाफट सिक्योरिटीज नहीं बेचेगा, या फिर कोई भी ऐसे शेयर होल्डर्स जो अच्छे खासे बड़े शेयर होल्डर्स हैं, कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशंस हो गई, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हो गए, जो बाहर के स्टॉक्स में आके, मतलब बाहर वाले लोग, बाहर के लोग हो गए जो इंडिया के स्टॉक्स में परचेस करके बैठे हैं, they are the one who will not be selling their shares so frequently। so basically उन शेयर्स को अगर हम हटा दें तो वो शेयर्स बच जाएंगे जो एक्टिवली पब्लिक में ट्रेड हो रहे हैं, पब्लिक में जो ट्रेड एक्टिवली हो रहे हैं, तो उन सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट बोलते हैं, फ्री फ्लोट या फिर फ्लोट एडजस्टेड। हम अब हम क्या करेंगे नाउ, अब उसके बेसिस हम बोलते हैं कि हम फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन में कैलकुलेट करना चाहता हूँ या फिर उसके हिसाब से काम करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मार्केट फ्लोट बेसिकली होता क्या है कि मैंने बोला उन शेयर्स के वैल्यू निकाल रहे हैं जो एक्चुअली में अवेलेबल है पब्लिक के पास। टोटल शेयर्स में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, I am not considering each and every security, I am just considering the securities which will be actively traded in the public। यानी कि मैं सिक्योरिटीज में से कुछ शेयर्स हटाने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल जो कि अनलाइकली टू सेल देयर शेयर्स हैं, यानी उन लोगों के शेयर्स में हटाने वाला हूँ जो ऐसा लगता है कि मुझे वो अपने शेयर्स बेचेंगे ही नहीं, इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं बेचेंगे, उनके शेयर्स हटा दो यहाँ से फटाफट। तो मैंने बोला कि जो टोटल शेयर्स हैं उसमें से आप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल रिलायंस के केस में मुकेश अंबानी जो अच्छे खासे लोग हैं, which will not be selling their shares so frequently, right? तो वो शेयर्स हटा दो, या फिर कोई भी ऐसे गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन हैं जो आपको लगता है कि नो नो दे वोंट बी सेलिंग देयर शेयर्स, तो आप उनके शेयर्स हटा दो यहाँ से एंड आप व्हाट यू विल बी गेटिंग एट द एंड इज अ फ्री फ्लोट। आपके पास जो फ्री में ट्रेड हो रहे हैं वो सिक्योरिटीज बचेंगी, उनको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट। अब हम फ्री फ्लोट में क्या करेंगे, उसके बेसिस पे आप जस्ट चेंज क्या हुआ है प्रीवियस मेथड में और इस मेथड में कोई चेंज नहीं हुआ, बस आपको खाली फ्री फ्लोट वाले शेयर्स देखने हैं। आई वुड से द क्वांटिटी हैज जस्ट चेंज्ड, राइट। तो एडवांटेजेस इसकी क्या है कि आप रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है। डिसएडवांटेज ये है कि आप हाई वेट्स दे रहे हैं यहाँ पे, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को आप हाई वेट मिलता है, लो वेट मिलता है किसको, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को। और यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न कैसे करनी है, मैंने बोला कि कोई चेंज नहीं हुआ, खाली फ्री फ्लोट यहाँ पे चेंज हो गया है। तो फ्री फ्लोट एट फ्री फ्लोट ऑफ हम निकालना चाहते हैं कि प्राइस एट पीरियड 1 क्वांटिटी एट पीरियड 1 ऑफ द फ्री फ्लोट शेयर्स डिवाइड बाय FF0 P0 Q0 -1। सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ रिटर्न। और जैसे हम निकाल रहे थे इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम है, फ्री फ्लोट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या है एट द पीरियड 1 अपॉन, आप देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या थी फ्री फ्लोट शेयर्स की एट पीरियड 0, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे बेस ईयर इंडेक्स की वैल्यू से, जिसका आप 100 कुछ भी मान सकते हैं, उसके बेसिस से आप रिटर्न अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एम आई डन फ्रॉम दिस पार्ट? कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, उसके बाद इक्वल वेटेड हमने किया है, उसका तो प्राइस वेटेड हमने सबसे पहले किया। प्राइस वेटेड सबसे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पे एक स्टॉक स्प्लिट वाला एक पॉइंट अच्छा है, वो एक बार आपको देखने की जरूरत है।
मूविंग फॉरवर्ड हम आगे बात करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है फंडामेंटल वेइंग मेथड। फंडामेंटल वेइंग मेथड में क्या होता है बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटल्स के बेसिस पे अब आप अपना रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, अर्निंग्स हो सकती है, डिविडेंड हो सकता है, कैश फ्लो हो सकता है। उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, सिंपल उसका वेट्स निकालना स्टार्ट, वेट्स के बेसिस से आप उसकी इंडेक्स वैल्यू निकाल लेते हैं एज कंपेयर टू द अर्निंग्स, इंडेक्स एंड कैश फ्लो। सो वेट्स आर अनअफेक्टेड बाय द शेयर प्राइस ऑफ द इंडेक्स स्टॉक। यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी जो प्राइसेस है, इंडेक्स स्टॉक्स की जो प्राइसेस हैं उनको आप कंसिडर नहीं करते। यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग बेसिस द फंडामेंटल्स। तो जो वेट्स हैं, वेट्स आपके किस बेसिस पे आएंगे, वेट्स आपके आएंगे अर्निंग्स के बेसिस पे, इंडेक्स डिविडेंड के बेसिस पे एंड कैश फ्लो, यानी कोई भी ऐसे फंडामेंटल वैल्यू आप चूज करोगे उसके बेसिस आप वेट डिसाइड करोगे एंड देन हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द इंडेक्स वैल्यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट 5 मेथड जो हमने कंसीडर किए हैं अभी इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले प्राइस वेइंग मेथड था हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अरिथमेटिक एवरेज करना है आपको प्राइसेस का। दूसरा बात करते हैं हमारे पास इक्वल वेटेड मेथड का, जिसके अंदर मान के चलते हैं कि इक्वल डॉलर अमाउंट आपने इन्वेस्ट करके इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, इसके अंदर आपको स्टॉक स्प्लिट और या फिर कोई भी स्टॉक डिविडेंड की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे क्वांटिटी भी कंसीडर की हुई है। देन वी टॉक अबाउट द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसके अंदर हमने वो शेयर्स हटा दिए जो कि हमें लग रहा है कि अनलाइकली टू ट्रेड है। उसके बाद हमने बात की इक्वल फंडामेंटल वेइंग मेथड, जिसके अंदर हमने बोला कि फंडामेंटल्स के बेसिस पे आप यहाँ पे क्या करते हैं, वेट्स कंसिडर करते हैं बेसिस द फंडामेंटल्स एंड यहाँ पे शेयर प्राइसेस का कोई रोल नहीं है। सो दीज आर द 5 मेथड्स। अब मैं बात करता हूँ रीबैलेंसिंग एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम रीबैलेंसिंग या रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि रीबैलेंसिंग मुझे क्यों करनी है और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडेक्स मुझे कब करना है। बहुत सिंपल सा है, फटाफट एक बार देख के आगे बढ़ते हैं। सो रीबैलेंसिंग मैंने क्या बोला, रीबैलेंसिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ इक्वल वेइंग मेथड में मैंने बोला था कि आपकी इक्वल डॉलर आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है। तो अगर आपने इक्वल डॉलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है तो प्राइसेस के बेसिस पे वो वेटेड जो होंगे, जो अमाउंट होगी वो चेंज हो जाएगी। तो वो आप एट द एंड ऑफ पीरियड वन वो प्राइसेस जो आपने जो 2-2 हज़ार डॉलर आपने इन्वेस्ट किए थे उनकी वैल्यू 2-2 हज़ार डॉलर नहीं होगी, वो चेंज हो गई होगी। फिर आप उसको रिबैलेंस करके 2-2 हज़ार या फिर इक्वल अमाउंट बेसिकली करोगे तो उसके बेसिस आपको बाय सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप एडजस्ट कर रहे हो वेट्स ऑफ द सिक्योरिटीज एट अ पोर्टफोलियो इन द पर्टिकुलर टारगेट वेट्स। टारगेट वेट्स में क्या आता है कि सेम मुझे इक्वल डॉलर अमाउंट चाहिए हर एक ईच एंड एवरी सिक्योरिटी, तो उसके बेसिस आपको इक्वल आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वेट्स को सेम करने के लिए। आफ्टर प्राइस चेंजेस इसकी वजह से जिसकी वजह से मेरे प्राइस इफेक्ट वजह से मेरे वेट्स चेंज हुए इक्वल वेइंग मेथड के अंदर। तो रीबैलेंसिंग में बेसिकली वही होता है कि रीबैलेंसिंग में आप टारगेट वेट्स को अचीव करने के लिए क्या करते हो, आप प्लस माइनस करोगे। प्राइसेस प्लस मतलब सिक्योरिटीज परचेज कर लोगे, सिक्योरिटीज बेच दोगे एक टारगेट्स को, टारगेट वेट को अचीव करने के लिए। तो ये आप पीरियोडिक बेसिस पे कर सकते हो या फिर आप क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली कुछ भी जॉब करना चाहो एज पर योर प्रैक्टिस आप उसे मैनेज करोगे। एंड यूजुअली डन इन द प्राइस वेटेड इंडेक्स में ये चीज की जाती है या फिर इक्वल वेटेड मेथड में ये किया जाएगा। सो दीज आर द टू मेथड जिसमें हम रीबैलेंसिंग करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि आपने पर्टिकुलर जो हमने बोला था स्टार्टिंग में कि आप जब इंडेक्स वैल्यू या जब आप इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपका मार्केट सेगमेंट क्या है एंड उसके अंदर आपको कौन-कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके उस पर्टिकुलर इंडेक्स में फिट होनी चाहिए। तो आपका एक पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया होगा जो सिक्योरिटीज़ उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट करती होंगी, उन्हीं सिक्योरिटीज़ को आपने कंसीडर किया होगा अपने इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में। अब कुछ ऐसा हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो कुछ सिक्योरिटीज आपके क्राइटेरिया को मीट कर रही है, कुछ सिक्योरिटीज मीट नहीं कर रही है। तो जो सिक्योरिटी मीट नहीं कर रही होती है आप उनको हटा देते हैं और जो दूसरी सिक्योरिटीज मीट कर रही होती है आप उनको कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ है कि इंडेक्स जब रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो यानी यहाँ पे क्या होता है कि पीरियोडिकली आप ऐड कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं सिक्योरिटीज को जो कि नो लॉन्गर मीट द इंडेक्स क्राइटेरिया, जो आपके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही हैं उनको आपने हटा दिया है और जो मीट कर रही हैं अब दूसरी सिक्योरिटीज आपने उनको इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद हम बोलते हैं कि जो सिक्योरिटीज आपने ऐड करी है इंडेक्स में उनके बेसिस पे क्या होगा, उनका क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि देर आर मल्टीपल ऑफ मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हो गए, नॉर्मल इंडेक्स के मैनेजर्स हो गए, जो रेप्लिकेट करते हैं बेसिकली एक इंडेक्स को, इंडेक्स की सिक्योरिटीज को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। अब आपने कोई सिक्योरिटी को हटा दिया, आपने भी हटा दिया, तो जितने भी मैनेजर्स ने उस सिक्योरिटी को कंसिडर किया हुआ था वो सारे भी उस सिक्योरिटी को सेल कर देंगे। अब मल्टीपल सेलिंग हो रही है सिक्योरिटीज में, क्या होगा, तो एट द एंड क्या होगा, जो आपने डिलीट करी है इंडेक्स से, जो आपने डिलीट कर दी इंडेक्स से, उसके प्राइसेस तो डिलीट होने मतलब बहुत कम होने वाले, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर्स उस सिक्योरिटी को भी सेल कर देंगे। लेकिन जो आपने न्यू सिक्योरिटी ऐड किया, आपने भी ऐड कर दी, तो डिफरेंट मैनेजर्स भी उस सिक्योरिटी को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहेंगे, तो हर कोई बाय करेगा उस सिक्योरिटी को, तो उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे।
इतनी बात समझ आ गई रीबैलेंसिंग एंड दिस वाज ऑल अबाउट द रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रीबैलेंसिंग। अब हम बात करते हैं कि यूज क्या है, मैं क्यों यूज करूं सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स को, व्हाट इज द यूज। सो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन है किसका, मार्केट सेंटिमेंट्स का। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, रिप्रेजेंट करता है मार्केट के रिटर्न को, रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को किसी भी सिक्योरिटी के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, बैंकिंग सेक्टर ले लो, कोई भी ऐप सेक्टर ले लो या मिड कैप लार्ज कैप, तो पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स का क्या कॉन्फिडेंस है, मार्केट कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव होता है बेसिकली इंडेक्स। हाँ, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि निफ्टी 50 हो गया, तो खाली वो 50 स्टॉक्स को कंसीडर कर रखा है, या कोई भी ऐसा इंडेक्स जो पर्टिकुलर सर्टेन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को कंसीडर करता है, पूरे मार्केट को कैप्चर नहीं कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है कि वो एक पूरे मार्केट, पूरे इकोनॉमी एज अ होल को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। सो मे नॉट बी अ गुड मेजर ऑफ द सेंटिमेंट विद रिगार्ड टू द ब्रॉडर मार्केट। वो हो सकता है कि जो एक्चुअली में मार्केट सेगमेंट हो, या फिर जो एक्चुअली मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव ना भी हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल, यस इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आपने एक नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को कंसिडर किया है, आपने पूरे ब्रॉडर मार्केट में बहुत सारी सिक्योरिटीज को कंसिडर नहीं किया है कि आपने ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव आपने कवर कर लिया हो। तो ये मे नॉट बी, मैंने बोला मे नॉट बी अ गुड मेजर विद रिगार्ड टू द ब्रॉडर मार्केट। नाउ उसके बाद ये मैनेजर की परफॉर्मेंस के लिए एक बेंचमार्क की तरह काम कर रहा होता है, मैनेजर बेंचमार्क फॉर द मैनेजर परफॉर्मेंस। मैंने बोला कि आप रेप्लिकेट करो, राइट। मैंने बोला आप रेप्लिकेट करो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं वैसे भी इंडेक्स में या किसी भी इस तरीके से, जैसे होता है कि निफ्टी में, ईटीएफ्स में अगर आप इन्वेस्ट करते थे, तो भी मैं यार 12%, 15%, 16%, 17% की रिटर्न तो कमा लेता। आपने ऐसा क्या कर दिया, मैंने बोला कि मैनेजर बोल रहा है कि मार्केट इतना फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएटिंग था, मैंने 10% रन किया। मैंने बोला कि अगर मैं नॉर्मली इंडेक्स किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करता जो कि रेप्लिकेट कर रहा है बेसिकली मेरे इंडेक्स फंड को, तो इंडेक्स फंड से ही मुझे इतना हो जाता है यार, 15% मैं इंडेक्स से कमा लेता हूँ, आपने मुझे 10% कमा के दिया है, तो आपकी परफॉर्मेंस तो बेकार है फिर। यानी आप कहीं न कहीं बेंचमार्क की तरह यूज़ कर रहे हो इंडेक्स की रिटर्न को, जिससे आप मैनेजर की परफॉर्मेंस को मैच करते हो और फिर देखते हो कि क्या उसने अच्छा करके दिया है या नहीं करके दिया है बेसिकली। सो इंडेक्स आप यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं? इवैल्यूएट करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिव मैनेजर। एक्टिव मैनेजर एंड पैसिव मैनेजर क्या होते हैं? एक ब्रॉड ओवरव्यू देता हूँ, इसकी जो नेक्स्ट रीडिंग आने वाली है उसमें हम सीखने वाले हैं। एक्टिव मैनेजर ये होता है कि जो भी सेल परचेज कर रहे होते हैं एंड ट्राई करते हैं कि इंडेक्स की जो रिटर्न है उससे ज्यादा कमानी है, क्योंकि इंडेक्स में तो हम ऑलरेडी खेल रहे हैं। आप इंडेक्स में नॉर्मली इन्वेस्ट कर सकते हो पैसिव, अगर आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट करनी है, आंख बंद करके आपको इन देखना कि कौन सी सिक्योरिटी कैसे अर्न कर रही है। आपने जस्ट 5,000 रुपए उठाए, 10,000 रुपए उठाए, आपने डाल दिए इंडेक्स में, जब जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा आपके भी पैसे ऊपर नीचे होते रहेंगे। दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द पैसिव इन्वेस्टमेंट। आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से सेल परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपका मैनेजर जो है वो रेप्लिकेट करता रहेगा इंडेक्स के बेसिस पे वेट्स को। लेकिन अगर आप एक्टिवली मैनेजमेंट कर रहे हो, एक्टिवली आप रोज देख रहे हो कि प्लस माइनस खुद कर रहे हो, अपने वेट्स खुद डिसाइड कर रहे हो जस्ट टू गेन मोर एंड मोर रिटर्न एज कंपेयर टू इंडेक्स के रिटर्न से, अगर आप एक्टिव मैनेजर्स हो और आप एक्टिव मैनेजर होके भी रिटर्न जो इंडेक्स ने कमा के दिया है उससे भी कम कमा के दे रहे हो, तो मैंने कहा भाई क्या फायदा, फिर तो आपकी परफॉर्मेंस से बेकार है। मैं इस तरीके से कंपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। एंड एज अ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द लार्ज डिग्री ऑफ द चूजन स्टाइल। हो सकता है सबका स्टाइल अलग अलग हो। नाउ जो बेंचमार्क है शुड बी कंसिस्टेंट विद द मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड स्टाइल। तो जब हम इंडेक्स जिसको हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए मैनेजर की इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, उसके स्टाइल से, तभी हम एक तरीके से बेंचमार्क यूज कर पाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो वैल्यू मैनेजर है, तो वैल्यू मैनेजर को मैं कंपेयर की परफॉर्मेंस को मैं कंपेयर करूंगा विद द वैल्यू इंडेक्स रादर देन द ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, क्योंकि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को मुझे कंपेयर करने से क्या फायदा, क्योंकि भैया मैं तो वैल्यू मैनेजर की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट कर रहा हूँ। तो अगर आप वैल्यू मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो तो उसके लिए वैल्यू इंडेक्स कंपेयर करो ना। यानी जो चीज़ होनी चाहिए वो पैरिटी पे होनी चाहिए ना, यानी कि ऐसा तो नहीं ना कि आप ब्रॉड मार्केट इंडेक्स से कंपेयर करना स्टार्ट करो तो फिर बोलो कि नहीं, नहीं ये तो गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? आपकी जो आप जिससे कंपेयर कर रहे हो वही गलत है। सिंपल सी बात है। आप 5 साल के बच्चे का दिमाग आप कंपेयर करना चाह रहे हो 20 साल के बच्चे के दिमाग से, फिर बोलो कि नहीं, नहीं मेरा बच्चा तो खराब है। नहीं भाई, आप 5 साल के बच्चे की आईक्यू को 5 साल के बच्चे के आईक्यू से चेक करो। पैरिटी पे लाओ चीज़ों को। इट्स जस्ट लाइक दैट। उसके बाद हम आगे बात करते हैं मेजर ऑफ मार्केट रिटर्न एंड रिस्क। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपने मार्केट के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज को कंसीडर किया है पर्टिकुलर मार्केट, टारगेट मार्केट के लिए। तो अगर आपको उस मार्केट का रिटर्न कैलकुलेट करना है कि मुझे इस रिटर्न कितने एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकते हैं, क्या बीटा है वहाँ का, तो उसके लिए भी आप इसको कंसीडर करते हैं। तो जब मैं एसेट एलोकेशन करता हूँ, तो एसेट एलोकेशन के अंदर आप एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं बीटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ वेरियस एसेट का, तो यहाँ पे मैं उसके लिए भी यूज़ करता हूँ। तो वही अगला पॉइंट वो भी सिमिलर लाइन्स पे है कि आप मेजर करते हो बीटा या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। सो हम बेसिकली वी यूज़ द कैपम, कैपिटल एलोकेशन प्राइसिंग मेथड हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए कैपम मेथड यूज़ करता हूँ।
एंड उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे बीटा और रिटर्न ऑफ मार्केट चाहिए। अब रिटर्न ऑफ मार्केट कैसे यूज़ करोगे? बीटा कैसे निकालोगे? मैंने बोला कि आप क्या करो, इंडेक्स को एज़ अ आई वुड से बेस यूज़ कर सकते हो। तो इंडेक्स पोर्टफोलियो रिटर्न कैन बी यूज्ड एज़ अ प्रॉक्सी। आप इंडेक्स की रिटर्न को आप एज़ अ प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो टू कैलकुलेट द बीटा एंड रिटर्न मार्केट। उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? आप एक्सपेक्टेड कंपेयर कैलकुलेट करोगे एंड देन यू विल कंपेयर द एक्चुअल रिटर्न वर्सेस द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तक पहुँचने के लिए आपको बीटा चाहिए था, रिटर्न ऑफ मार्केट चाहिए था। मैंने बोला कि जो इंडेक्स वैल्यू है उसको आप एज़ अ प्रॉक्सी यूज़ कर लो एंड देन यू कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बात करता है टाइप्स ऑफ द इक्विटी सिक्योरिटीज़। इंडेक्स इक्विटी इंडेक्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? फर्स्ट वन बात करता है, एक होता है ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, एक होता है ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जिसके अंदर हम खाली 50-30 सिक्योरिटीज़ कंसीडर नहीं कर रहे। आई एम ट्राइंग टू कैप्चर मोर एंड मोर नंबर ऑफ सिक्योरिटी, तो कि एक मेरे को एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल सके कि एज अ इकोनॉमी मेरी क्या चल रही है, इकोनॉमी में मेरा क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने बोला था कि जो स्टॉक्स जो आप लिमिटेड सिक्योरिटीज कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 25 सिक्योरिटीज कंसिडर की, 30 सिक्योरिटीज कंसिडर की, तो विच मे नॉट बी अ गुड मेजर कि वो ब्रॉडर मार्केट के पर्सपेक्टिव को बता पाए। तो यहाँ पे भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इससे मैंने बोला कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में कंसिडर करूंगा जिसके अंदर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस कंसिडर करूंगा मार्केट की मेजर में। इसमें के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल विल्शियर 500 इंडेक्स 5000 इंडेक्स जिसके अंदर मैं बोलता हूँ कि मोर देन 6000 इक्विटी सिक्योरिटीज आपने कंसीडर की हैं। तो यानी कि कहीं न कहीं यूएस की इक्विटी मार्केट का एक गुड रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। करेक्ट, क्योंकि आपने सारी की सारी सिक्योरिटीज़ कंसीडर कर ली हैं, हर एक पर्सपेक्टिव आपने कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम बात करते हैं इक्विटी ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के अंदर, तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के अंदर आपने ईच एंड एवरी सिक्योरिटी आपने कंसीडर कर ली। एवरी सिनेरियो आपने कंसीडर कर लिया, सारी की सारी सिक्योरिटी करके तो ओवरऑल एक अच्छा सिनेरियो आपको अच्छा पर्सपेक्टिव अच्छी बता सकता है कि भैया एक्चुअली में इकोनॉमी में कैसे चीजें हो रही हैं, इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस क्या है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, मार्केट कैसे चल रहा है। तो अच्छा खासा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द मल्टी मार्केट इंडेक्स, सो मल्टी मार्केट इंडेक्स के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आप क्या करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेवरल कंट्रीज जो भी हो गए, सेवरल कंट्रीज के इंडेक्सेस के बेसिस से आपने एक इंडेक्स कंसिडर करते हैं। तो मैंने बोला कि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक इंडेक्स जिसके अंदर आपने इंडेक्स ऑफ द मार्केट ऑफ मल्टीपल कंट्रीज आपने कंसिडर किया है। तो ये मैं क्यों यूज करना चाहता हूँ, यूज टू मेजर द इक्विटी रिटर्न ऑफ अ ज्योग्राफिक रीजन। फॉर एग्जाम्पल लेटिन अमेरिका इंडेक्स जो हो गया जिसके अंदर हम मल्टीपल सिक्योरिटीज के इंडेक्स को कंसिडर कर रहे हैं ऑफ द मल्टीपल कंट्रीज, ताकि एक अच्छा खासा ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल सके एक ज्योग्राफिक रीजन का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके अंदर जो मार्केट बेस्ड होगा ऑन द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे भी आप कर सकते हो। मैंने बोला कि एक ज्योग्राफिक रीजन का भी कर सकते हो, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल द इमर्जिंग मार्केट हो गया, डेवलप मार्केट हो गया, डेवलपिंग मार्केट हो गया, उसके लिए हम ये यूज करते हैं मल्टी मार्केट इंडेक्स। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं बात करता हूँ मल्टी मार्केट इंडेक्स विद द फंडामेंटल वेइंग मेथड। फंडामेंटल वेइंग के बेसिस पे करूंगा, यानी मैं यूज कर रहा हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन वेइंग मेथड को फॉर द कंट्री इंडेक्सेस। देन मैं यूज करता हूँ वेट करता हूँ कंट्री इंडेक्स को यूजिंग द ग्लोबल इंडेक्स बेसिस, यानी कि फंडामेंटल फैक्टर, एग्जांपल जीडीपी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे आपने आपने बोला कि आप मार्केट कैपिटलाइजेशन वेइंग मेथड ले लो, व्हाट आई सेड। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो किसको, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेइंग मेथड को यूज कर रहे हो कंट्री इंडेक्स के लिए। पर्टिकुलर कंट्री का जो आप इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो, पर्टिकुलर कंट्री का जो आप इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो, वो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, आप वेइंग मेथड यूज कर रहे हो। कौन सा वेइंग मेथड यूज कर रहे हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आपने हर कंट्री का कैलकुलेट कर लिया इंडेक्स। नाउ अब उसके बेसिस पे अब हर कंट्री का एक इंडेक्स की वैल्यू वेट आपको देना पड़ेगा। जब उसका वेट दोगे, तो वेट मैं क्यों दूंगा, वेट किस बेसिस पे दूंगा, मैं बोलूंगा कि जीडीपी या कोई भी फंडामेंटल फैक्टर आप उठा लो, उसके बेसिस पे फिर आप हर एक कंट्री के इंडेक्स को वेट दोगे एंड देन यू विल बी कैलकुलेटिंग द मल्टी मार्केट इंडेक्स यूजिंग द फंडामेंटल वेइंग मेथड। कैसे वो बोला मैंने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे हर एक कंट्री का इंडेक्स कैलकुलेट करोगे एंड हर कंट्री के इंडेक्स को जो आप वेट दोगे वो बेसिस ऑफ फंडामेंटल वैल्यू आप दोगे यहाँ पे। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, इसके बेसिस आप प्रिवेंट कर सकते हो कंट्री विद प्रीवियसली हाई स्टॉक रिटर्न्स बीइंग ओवरवेट इन द मल्टी मार्केट इंडेक्स, कि वो आपने यहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर्स यूज किए हैं एट द एंड आके। देन वी टॉक अबाउट द सेक्टर इंडेक्स। सेक्टर इंडेक्स पे अपने को पता ही है यार कि हम मेजर कर सकते हैं रिटर्न ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर सच एज द हेल्थ केयर सेक्टर का अपना एक इंडेक्स हो सकता है, कंज्यूमर गुड का अपना हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर का अपना कुछ हो सकता है। तो अपने हर एक सेक्टर का आप इंडेक्स बना रहे हो विच इज ओके। आप यहाँ पे अब यूज करना चाहते हैं, आप ये यूज करते हैं किस चीज के लिए, मैं यूज करता हूँ हर एक सेक्टर के इंडेक्स को फॉर द साइक्लिकल एनालिसिस। फॉर साइक्लिकल एनालिसिस मैं यूज करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि हर एक सेक्टर डू गुड इन डिफरेंट फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। हर सिक्योरिटी, हर इंडेक्स
हर इकोनॉमी के हर फेज़ में अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। कोविड के टाइम पे हेल्थ केयर सेक्टर इतना डाउन नहीं गया, या फिर एफएमसीजी सेक्टर में, क्योंकि क्या होता है कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए ही चाहिए। आपको कोविड के टाइम पे लोग इतने चल रहे थे कि शेयर्स मार्केट मतलब कितने कितने ड्रॉप हुए हैं ऑब्वियसली। अभी रिलायंस का शेयर अराउंड 2900 समथिंग ट्रेड कर रहा है, एंड ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स इट वेंट डाउन टू 780 और 800 शेयर। यस। लेकिन जो दूसरे सेक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर, वो उस फेज में अलग तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा होगा एज कम्पेयर टू द आईटी सेक्टर, या एज कम्पेयर टू द एफएमसीजी सेक्टर, एज कम्पेयर टू द बैंकिंग, या जो भी सेक्टर, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग सेक्टर अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा ड्यूरिंग डिफरेंट फेज ऑफ द इकोनॉमी, आई वुड से। तो इसके लिए हम अलग अलग तरीके से सेक्टर इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि साइक्लिकल एनालिसिस कैसे होता है। नाउ, यूज्ड टू इवैल्यूएट द पोर्टफोलियो मैनेजर, या कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडेक्स पोर्टफोलियो, सिंपल सी बात है कि ये हम, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना था, मेरे पोर्टफोलियो में जो मैनेजर है वो बैंकिंग सेक्टर पे फोकस कर रहा है, उसने अपने हिसाब से एक्टिव मैनेजमेंट किया, और इंडेक्स जो है बेसिकली बैंकिंग सेक्टर का, उसके बेसिस में बोल रहा हूँ कि 15% रिटर्न आ सकती थी मुझे इस पर्टिकुलर पीरियड में, आपके बेसिस मुझे 20% आई। मैनेजर ने इतना अच्छा किया, तो आई वुड से कि हाँ चलो अच्छा है। लेकिन अगर वो 10% ही कमा के दे रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं भाई, ऐसा क्या दिक्कत है, मैं किसी इंडेक्स जो रेप्लिकेट कर रहा होता है इंडेक्स को, मैं वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकता था एज़ कम्पेयर टू आपने एक्टिव मैनेजमेंट करके कमाया, आपने तो कम कमाया। तो एज़ अ बेंचमार्क मैं यूज़ करता हूँ पोर्टफोलियो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। देन आई टॉक अबाउट द स्टाइल इंडेक्स। स्टाइल इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे मेजर करते हैं रिटर्न टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड वैल्यू और ग्रोथ स्ट्रेटजी। आपने यहाँ पे क्या किया है, 2 स्टाइल्स को मिला दिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इधर से वैल्यू और ग्रोथ स्ट्रेटजी को आपने मिक्स कर दिया, और आप एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ टू आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, द स्मॉल कैप वैल्यू फंड, वैल्यू सिक्योरिटीज है एज कम्पेयर टू ग्रोथ सिक्योरिटीज, आपने वैल्यू फंड को आपने कंसिडर किया यहाँ पे, एंड आपने स्मॉल कैप वाली कंपनीज को भी कंसिडर किया। आपने इनका फ्यूजन, जैसे बोलते हैं ना, फ्यूजन बनाना, आपने रिफ्लेक्ट जो कर रहा है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आइडेंटिफाई करता है, वैल्यू स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई कर रहा है कहीं न कहीं, एंड ग्रोथ स्टॉक इंडेक्सेस को भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, और साथ के साथ पी रेशियोज एंड डिविडेंड यील्ड को आप यूज़ करते हो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ओवर द टाइम यहाँ पे क्या होगा कि कोई सिक्योरिटी हो सकता है वो मिड कैप से लेके, स्मॉल कैप से लेके मिड कैप में चली जाए, मिड कैप से लेके लार्ज कैप में चले जाए, तो यहाँ पे इसकी बेसिस पे क्या होगा, अगर आप इस स्टाइल इंडेक्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाई टर्नओवर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट फर्म्स का देन द ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में तो आपने सारी सिक्योरिटीज ही कंसीडर कर ली ना, आपने 5000, जैसे फॉर एग्जांपल 5000 सिक्योरिटीज कंसीडर कर ली, तो वहाँ पे क्राइटेरिया इतनी जल्दी वो नहीं होंगे कि मेरा लार्ज कैप से मिड कैप में, अगर जैसी मिड कैप से सॉरी लार्ज कैप में गया, अच्छी कंपनी हुई, या फिर स्मॉल कैप से मिड कैप में आ गई, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है जिसके अंदर आपने मल्टीपल एंड 90% ऑफ मार्केट ही आपने कैप्चर कर लिया, तो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ ऊपर-नीचे इतनी जल्दी नहीं होंगी। कोई सिक्योरिटी ऐसा नहीं होगा कि ये मेरी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा तो मैं हटा देता हूँ, अब मीट कर रहा है तो मैं ले लेता हूँ, नहीं। एज़ कम्पेयर टू स्टाइल इंडेक्स में क्या हो रहा है कि आपने लार्ज कैप सिक्योरिटी ले ली, या आपने मिड कैप ले ली, मिड कैप से वो लार्ज कैप बनती जा रही है कंपनी, ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ऐसे हो सकता है कि ऐसी सिक्योरिटीज़ में क्या हो सकती है कि इसमें टर्नओवर, स्टाइल इंडेक्स में क्या होगा बेसिकली, टर्नओवर सिक्योरिटीज़ का अच्छा खासा होगा, क्योंकि सिक्योरिटीज़ की जो क्राइटेरिया हैं वो जल्दी-जल्दी हट मतलब चेंज होते जा रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा, टर्नओवर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। अब मैंने बोला कि एक चीज़ फटाफट ये भी देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है बेसिकली ये। तो मैंने बोला कि टाइप ऑफ द फिक्स्ड इनकम इंडेक्सेस भी क्या हो सकते हैं। मैंने बोला कि हाँ, फिक्स अब तक हम देख रहे थे इक्विटी मार्केट पर्सपेक्टिव से। अब मैंने बोला कि हम बात कर रहे हैं किससे, डेट मार्केट के इंडेक्स से भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडेक्स फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी की अलग-अलग कूपन रेट हो सकते हैं, सबकी अलग-अलग रेटिंग्स हो सकती हैं, सबकी अलग-अलग मैच्योरिटी हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, सबके अलग-अलग बहुत सारे एम्बेडेड ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो कन्वर्टेबल टू इक्विटी है, कन्वर्टेबल ऑप्शन है, नॉन कन्वर्टेबल ऑप्शंस हैं, कूपन रेट सबके अलग-अलग हो सकते हैं, क्युमुलेटिव जैसे हम बोलते हैं, नॉन क्युमुलेटिव हो सकता है, रेटिंग सबकी अलग-अलग हो सकती है। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में भी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस सेक्टर्स के बेसिस से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, ज्योग्राफिक रीजन के बेसिस से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर लेवल ऑफ कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे भी आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंडेक्स को कि भैया इश्यूअर कौन है, कोलेटरल किस किस सिक्योरिटी में कैसे रखा हुआ है, कूपन रेट्स क्या है, मैच्योरिटी के टाइम पीरियड की लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, डिफॉल्ट रिस्क कैसा है, यानी टाइप ऑफ रेटिंग कैसी है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है कि नहीं, वो सब चीजें हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेकिन इश्यूज क्या आ सकते हैं यहाँ पे, जब आप इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का, तो मैं यहाँ पे क्या इश्यूज आ सकते हैं, सबसे पहले इशू यही है कि लार्ज यूनिवर्स है सिक्योरिटीज का, कूपन रेट सबके अलग-अलग है, सबकी रेटिंग अलग-अलग है, सबकी मैच्योरिटी अलग-अलग है, और यहाँ पे कोलेटरल भी सब तरीके से अलग-अलग रखा गया होगा, तो मच ब्रॉडर देन द यूनिवर्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक में क्या है कि इक्विटी स्टॉक इतने मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है एज़ कंपेयर टू द
fixed income securities. अब as fixed income securities are issued by firm as well as the government and government agencies, तो यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्स आपका बहुत बड़ा हो चुका है एंड यहाँ पे टर्नओवर भी हाई होगा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चेंजेस बहुत काफी होंगे, तो टर्नओवर भी ज्यादा होगा। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज इन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, जब हम इंडेक्स में कैलकुलेट करेंगे तो चेंजेस अच्छे खासे होने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं डीलर मार्केट एंड इनफ्रीक्वेंट ट्रेडिंग में। कुछ सिक्योरिटी ऐसी हो सकती हैं कि जो पब्लिकली ट्रेड ना हो रही है, वो डीलर के थ्रू हम चीजें कंसिडर कर रहे हैं। तो प्राइमरी जो होगा, प्राइमरी ट्रेडेड बाय द डीलर्स, उनको क्या करा जा रहा है कि जो डीलर्स हैं वो प्राइमरी ट्रेड कर रहे हैं सिक्योरिटीज में, तो जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं डिपेंड अपॉन द डीलर फॉर रिसेंट प्राइस, क्योंकि अब आप मार्केट में ट्रेड तो नहीं कर रहे हो, मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट एबल टू गेट कि एक्चुअली में उसका प्राइस अभी क्या चल रहा है मार्केट में। तो उसके लिए आप डीलर के बेसिस पे, डीलर पे आप डिपेंड हो जाओगे कि भैया उसका रिसेंट प्राइस क्या है। उसके बाद जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है वो इलिक्विड भी हो जाएंगी, क्योंकि भैया लैक ऑफ रिसेंट ट्रेड, ट्रेड इतना नहीं है, डीलर के थ्रू आपको करना है, पब्लिकली ट्रेडेड नहीं हो रही है वो चीजें, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी इलिक्विड हो जाएगी। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, you will require the index providers to consider the price of security with similar characteristics, आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अब हम बात करें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो हो गए, फॉर एग्जांपल कमोडिटी हो गया, कमोडिटी स्टॉक्स हो गए, अपना रियल एस्टेट इंडेक्स हो गया, हेज फंड्स हो गए, उनके भी आप क्या बना रहे हो, उनके भी आप इंडेक्स क्रिएट करना चाह रहे हो। यस, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इंडेक्स फॉर द कमोडिटी एज वेल, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो जब मैं कमोडिटी इंडेक्स की बात करता हूँ, व्हेन आई बिल्ड इंडेक्स फॉर द कमोडिटी, तो यहाँ पे मैं कमोडिटी की एक्चुअल प्राइसेस में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर्स। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कमोडिटी सच एज ग्रेन हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, मेटल हो गया, एनर्जी हो गया, तो उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम बिल्ड करते हैं अपने कमोडिटी इंडेक्स को। तो यहाँ पे इशू क्या आएगा कमोडिटी इंडेक्स में, रेलेवेंट फॉर द इन्वेस्टर वेइंग मेथड, क्योंकि कमोडिटी इंडेक्स प्रोवाइडर्स जो हैं यूज करते हैं वैरायटी ऑफ वेइंग स्कीम्स। फॉर एग्जांपल इक्वल वेइंग मेथड हो गया, यूजिंग ग्लोबल प्रोडक्शन हो गया वैल्यूज के बेसिस पे, फिक्स्ड वेट्स हो गए एज यूज्ड बाय द इंडेक्स प्रोवाइडर्स। तो अलग अलग कमोडिटी में क्या होगा, जो कमोडिटी आप इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो, सबका प्रोवाइडर्स का, हर कमोडिटी इंडेक्स प्रोवाइडर का सबका अपना अलग अलग वेट चल रहा है यहाँ पे। सो डिफरेंट इंडेक्स का डिफरेंट कम्युनिटी एक्सपोजर होगा और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक सबकी चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे वेइंग मेथड के बेसिस पे हर इंडेक्स प्रोवाइडर का हर तरीके से अपना अपना इंडेक्स होगा, हर अपना अपना वेइंग मेथड होगा। तो वो अपने आप में एक दिक्कत है, मैं अपने आप में कंपेयर कैसे कर पाऊंगा। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर एंड एक्चुअल की। जब मैं कमोडिटी इंडेक्स की बात करता हूँ तो आई एम कंसिडरिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रादर देन द स्पॉट मार्केट। मैं स्पॉट मार्केट को यहाँ पे चेक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंसिडरिंग द स्पॉट प्राइस ऑफ कमोडिटी। मैं यहाँ पे इंडेक्स जो है मेरा बेस्ड है किस पे, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो कमोडिटी का फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसेस जो चल रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, उसके बेसिस पे मैं बिल्ड कर रहा हूँ अपने कमोडिटी इंडेक्स को रादर देन द स्पॉट प्राइसेस। उसके बाद रियल एस्टेट इंडेक्स हो गया। रियल एस्टेट इंडेक्स बेसिकली हम रिटर्न्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यूजिंग द रिटर्न्स बेस्ड ऑन द अप्रेजल ऑफ प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट सेल्स, परफॉर्मेंस ऑफ रीट, उनके बेसिस आप इनको अपने रियल एस्टेट इंडेक्स को बिल्ड करते हैं। अब जैसे रीट की हम बात करते हैं तो रीट इज सिमिलर टू द क्लोज एंड म्यूचुअल फंड हो गया, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में, मॉर्गेजेस में, यानी कि वो इशू करता है ओनरशिप इंटरेस्ट इन द पूल ऑफ एसेट। पूल ऑफ एसेट बेसिकली रीट ये तो काम करता है कि आपसे मल्टीपल एक पूल ऑफ एसेट हो गया जिसके अंदर आप पैसा डाल रहे हैं, एंड वो आगे क्या करेगा, वो आगे आपकी सिक्योरिटीज में या फिर रियल एस्टेट में, सॉरी आई वुड से रियल एस्टेट में फिर इन्वेस्ट करेगा। तो आपसे पैसा लेगा, पूल ऑफ एसेट हो गया, एंड आपको एक ओनरशिप दे देगा अपने रीट के अंदर, एंड वो आगे क्या करता है फिर अपने सिक्योरिटीज या फिर आई वुड से कि रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करता है। सो जो रियल एस्टेट अगर आप एक्चुअली में रियल एस्टेट में जाना चाहेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, आप फटाफट नहीं बेच सकते। लेकिन अगर मैं रीट में जाना चाहता हूँ तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ ओनरशिप हो गई रियल एस्टेट के अंदर, जो कि एज कंपेयर टू द डायरेक्ट रियल प्रॉपर्टी वो आपका लिक्विड फॉर्म हो जाता है। आप रीट के शेयर्स को ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट में फटाफट सेल परचेज कर सकते हैं, पब्लिकली ट्रेडेड है, तो हम उसको फटाफट सेल परचेज कर सकते हैं, लिक्विडिटी मेरे को मिलती है एज कम्पेयर टू मैं डायरेक्ट ओनरशिप अगर अपनी रियल एस्टेट में ले लूं तो मैं फटाफट सिक्योरिटी अपनी या फिर अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं हेज फंड का बनाना चाहता हूँ, हेज फंड का भी मैं हम एक इंडेक्स बिल्ड कर सकते हैं जिसके अंदर पूल होता है इंडेक्स। अब हेज फंड होता क्या है बेसिकली, हेज फंड इज बेसिकली द पूल ऑफ इन्वेस्टर्स मनी, एंड वो इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स के अंदर। नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स के अंदर वो हेज फंड बेसिकली, एक चीज से बोला जाऊँ ना, तो हेज फंड क्या होता है बेसिकली, बड़े अमीर लोगों का म्यूचुअल फंड होता है। क्या होता है हेज फंड, अमीर लोगों का म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स के मनी का एक पूल है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में। यानी कि अब ये नॉन ट्रेडिशनल एसेट यानी आप वो लेवरेज भी यूज करें, मतलब यहाँ पे ना वो रेगुलेशंस बहुत कम होती हैं, आपको जैसे पैसा कमाना है कमाओ।
रेगुलेशंस बहुत, बहुत, बहुत कम होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लेवरेज यानी बोरो मनी कर सकते हो, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करो, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन खुल के यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यानी जो हेज फंड इंडेक्स होगा वो इक्वल वेइंग रिटर्न यूज़ करता है हेज फंड्स का। हाउएवर हेज फंड्स आर अनरेगुलेटेड एंड नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर परफॉर्मेंस टू द इंडेक्स प्रोवाइडर्स। तो जो हेज फंड्स हैं वो अनरेगुलेटेड मार्केट है, सिंपल सी बात है। और वो रिपोर्ट भी नहीं करते अपनी परफॉर्मेंस टू द इंडेक्स प्रोवाइडर्स, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, उनकी मन मर्जी चलती है बेसिकली यहाँ पे। तो कुछ इंडेक्स जो है रिपोर्ट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, कुछ नहीं करते। तो जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट इंडेक्स की वो वेरी कर सकती है सब्सटेंशियली, कि कहीं पे क्या रिपोर्टिंग हो रखी है, कहीं पे कैसे रिपोर्टिंग हो रखी है अपने को नहीं पता, किसने कब रिपोर्टिंग अपनी करा दी, इंडेक्स हेज फंड ने कब अपनी परफॉर्मेंस बताई है, कब नहीं बताई है। तो हेज फंड की जो रिपोर्टिंग के बेसिस पे जो रिटर्न आपको दिख रही है वो इट्स नॉट दैट श्योर कि वहाँ पे अच्छे से रिपोर्टिंग हो रखी है नहीं हो रखी है, हमें नहीं पता। क्योंकि अनरेगुलेटेड मार्केट है, किसने रिपोर्टिंग अपनी कराई है, किसने नहीं कराई। हो सकता है कि अच्छे खासे प्रॉफिट चल रहे थे, एकदम से लॉस हो गया, उसने अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं बताई इस बार में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट टाइम से 3-4 साल से लॉस चल रहा था, वो नहीं बता रहा था, एक दिन से एकदम से 1-2 साल में एकदम फटाफट प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। तो वो अब अपनी परफॉर्मेंस को बता रहे हैं कि हम भैया लॉस में थे, अब हमने देखो कितना अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो परफॉर्मेंस है, तो वो परफॉर्मेंस अपनी बताना या नहीं बताना वो उनके ऊपर है, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। तो जो हेज फंड होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्स की परफॉर्मेंस वेरी कर सकते हैं सब्सटेंशियली डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्टिंग ऑफ द हेज फंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हेज फंड है वो सक्सेसफुल हो गए, वो रिपोर्ट कर देंगे अपनी रिटर्न्स को, लेकिन जिनकी पुअर परफॉर्मेंस चल रही है वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। इस चीज को मैं बोल रहा हूँ कि जो फंड ने रिपोर्ट किया है लास्ट ईयर, रिपोर्टेड इन लास्ट ईयर एंड ड्यू टू बैड परफॉर्मेंस इन द करंट ईयर वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वो अपनी रिपोर्टिंग ही स्टॉप कर देते हैं। तो यही बोल रहा हूँ कि इसके बेसिस पे जो अपने इंडेक्स क्रिएट किया है हेज फंड, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि हेज फंड अनरेगुलेटेड मार्केट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेज फंड का जो मार्केट है ये थोड़ा सा अनरेगुलेटेड मार्केट है, वो अपनी परफॉर्मेंस को अपनी मन मर्जी से रिपोर्ट करते हैं। उसके बेसिस पे हर इंडेक्स प्रोवाइडर की जो रिटर्न है वो वेरी कर सकती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि उन्होंने किस हेज फंड में इन्वेस्ट कर रखा है आगे। तो वहाँ पे रिपोर्टिंग हो रखी है नहीं हो रखी, वो डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे रिटर्न भी वेरी करेंगी। तो यहाँ पे सर्वाइवरशिप बायस एंड बैकफिल बायस की एक दिक्कत है, जो मेरे को परेशान करती है इन द केस ऑफ हेज फंड। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेडिंग नंबर 42। मैंने लास्ट में थोड़ा सा फटाफट खींचा, क्योंकि इसको खींचना जरूरी था, क्योंकि ऑलरेडी आई वुड से इसको 1 घंटा 5 मिनट हो गया इस रिकॉर्डिंग को। अगर इस रीडिंग में कुछ भी समझ नहीं आया तो एक बार मुझे जरूर बता देना, मैं उसके ऊपर अलग से आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स देखा, कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटी के बेसिस अपना इंडेक्स क्रिएट करते हो यहाँ पे। उसके बाद इंडेक्स रिटर्न होती है जो टोटल रिटर्न होती है, एक होता है प्राइस इंडेक्स जिसमें हम खाली प्राइस रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। इश्यूज हो गए कि कैसे टारगेट मार्केट को हिट करना है, कौन सी सिक्योरिटीज को करना है, रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, वो सब चीजें होंगी। 5 वेट हमने 5 मेथड देखे, प्राइस स्विंग मेथड हो गया, इक्वल पेइंग मेथड हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, फ्री फ्लोट हो गया एंड फंडामेंटल वैल्यू के बेसिस पे हो गया। प्राइस स्विंग मेथड के अंदर आपको डिवाइजर एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द स्टॉक स्प्लिट, रीपर्चेज ऑफ द स्टॉक्स यानी बाय बैक हो गया सिक्योरिटीज का, या फिर स्टॉक डिविडेंड के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे आप क्वांटिटी कंसीडर नहीं कर रहे हो। फिर इक्वल वेइंग मेथड के अंदर आप मान के चलते हो कि इक्वल डॉलर अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच एंड एवरी सिक्योरिटी जो भी इंडेक्स आप कंसीडर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको रीबैलेंसिंग बार बार करनी पड़ेगी एट एवरी पीरियड, क्योंकि वो जो वेट्स होंगे वो हिल चुके होंगे ड्यू टू द चेंज इन प्राइसेस। तो यहाँ पे हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट के चांसेस हैं। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको स्टॉक डिविडेंड, ये स्टॉक पर रीपर्चेज या बायबैक से आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी भी कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको डिवाइजर को चेंज करने की जरूरत न को। यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन बेस ईयर मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू द बेस ईयर इंडेक्स की वैल्यू। सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स। देन वी टॉक अबाउट द फ्री फ्लोट में क्या होता है कि उन सिक्योरिटीज उन शेयर्स को हटा दी जो कि अनलाइकली टू सेल है, फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के शेयर्स जो उनके पास रखे हुए हैं, या गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन ने कुछ अपने शेयर्स अपने पास रखे हुए हैं, तो वो वाले शेयर्स आप सारे हटा दो। जो फ्री फ्लोट जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो फटाफट ट्रेड हो रहे हैं, वो आप कंसिडर करते हैं, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम जो पहले आपने कैलकुलेट किया। फंडामेंटल वेइंग मेथड के अंदर क्या होता है कि जो वेट्स हैं सिक्योरिटीज का इंडेक्स में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज का जो आप वेट कंसिडर करोगे, इट्स इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल वैल्यू। उसके बाद हम आगे बात करते हैं रीबैलेंसिंग की, रिकॉन्स्टिट्यूशन की। रीबैलेंसिंग जैसे प्राइस स्विंग मेथड के अंदर, इक्वल विंग मेथड के अंदर जैसे हम बोलते हैं कि प्राइस आप इक्वल डॉलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके बेसिस आप हर बार हर पीरियड पे आपको चेंज करना पड़ेगा अपने टारगेट वेट्स को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए हम रीबैलेंसिंग करते हैं। देन वी टॉक अबाउट द रिकॉन्स्टिट्यूशन। हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटी आपने कंसिडर की हुई है, वो हो सकता है वो क्राइटेरिया मैच ना करें, तो उसको आप हटा देते हो। जब जब आप किसी सिक्योरिटी को हटाते हो, तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी अपने सिक्योरिटीज में से हटा देते हैं जो रेप्लिकेट कर रहे होते हैं आपके इंडेक्स को, तो उस प्राइसेस ऑफ द दैट से पर्टिकुलर सिक्योरिटी वो डाउनफॉल में आ जाएंगे। और जो आपने अब इंक्लूड किया कोई नई सिक्योरिटी उसके रिप्लेसमेंट में, उसके प्राइसेस अपवर्ड जाएंगे, क्योंकि हर कोई उसको अपने इंडेक्स में कंसिडर करेगा।
सिक्योरिटी मार्केट का यूज़ क्या है? इन मार्केट सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करना है। बेंचमार्क हम परफॉर्मेंस मैनेजर की परफॉर्मेंस का कहीं न कहीं बेंचमार्क होता है। मुझे मार्केट के रिटर्न रिस्क के बारे में पता चलता है। अगर मुझे आरएम चाहिए, बीटा चाहिए तो उसके लिए मैं एज़ अ पोर्टफोलियो को जो इंडेक्स है उसको एज़ अ प्रॉक्सी यूज़ कर सकता हूँ। अलग-अलग तरह के इंडेक्स होते हैं। एक तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जिसके अंदर मैंने मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़ को कंसीडर कर लिया है। जिसके अंदर मैंने क्या किया मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़ को कंसीडर किया है यहाँ पे। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स हो गया क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मैंने 90% मार्केट को कैप्चर कर लिया, तो हर तरीके के सेंटिमेंट्स को यहाँ पे मैं कैप्चर कर चुका हूँ। मल्टी मार्केट ये होता है कि आप सेवरल कंट्रीज के इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं जस्ट चेक करने के लिए कि अलग-अलग मार्केट का अलग-अलग कंट्री का कैसे चल रहा है। उसके बाद मल्टी मार्केट में फंडामेंटली आप कर रहे हो यानी सेवरल कंट्रीज के अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे चेक किया इंडेक्स। उसके बाद जब आप एक प्रॉपर इंडेक्स बनाना चाह रहे हो सेवरल कंट्रीज का, तो हर कंट्री के इंडेक्स को वेइंग मेथड आप कैसे करोगे, वहाँ पे वेट दोगे बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फैक्टर एग्जांपल जीडीपी। सेक्टर इंडेक्स हो गया, अलग-अलग सेक्टर्स के बेसिस आपने एक इंडेक्स क्रिएट किया है जस्ट टू एनालाइज कि साइक्लिकल एनालिसिस आपने करने के लिए चेक किया क्योंकि हर सेक्टर अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। स्टाइल इंडेक्स हो गया कि आपने फ्यूजन किया है 2 मेथड्स का, फॉर एग्जांपल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया एंड ग्रोथ एंड वैल्यू वैल्यू एक ग्रोथ स्ट्रेटजी हो गई कि एक हो सकता है वैल्यू कंपनी हो, वैल्यू कंपनी भी हो सकती है, ग्रोथ कंपनी भी हो सकती है। दूसरी साइड एज कंपेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे मैं बोलता हूँ कि वो मार्केट लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। इसके अंदर क्या होगा कि स्टाइल इंडेक्स वाले इसमें क्या होगा कि जो टर्नओवर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज का वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्रॉड मार्केट, क्योंकि हर कंपनी हो सकता है मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट हो रही है, स्मॉल से मिड में, मिड से लार्ज में। तो फटाफट क्राइटेरिया आपके मीट नहीं होंगे किसी भी सिक्योरिटी के, तो फटाफट वो चेंज आपको करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। देन वी टॉक अबाउट द फिक्स्ड इनकम इंडेक्सेस। फिक्स्ड इनकम इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कूपन रेट सबके अलग अलग हो सकते हैं, मेच्योरिटी सबके अलग हो सकती है, सबके रेटिंग्स अलग हो सकते हैं, कन्वर्टेबल टू इक्विटी के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग यहाँ पे यूनिवर्स जो है एज कम्पेयर टू, मैं इसलिए यहाँ पे जो इशू है बेसिकली वो यही है कि जो लार्ज इशू है सिक्योरिटीज का, यानी लार्ज यूनिवर्स है सिक्योरिटीज का एज कम्पेयर टू द इक्विटी स्टॉक एंड डीलर मार्केट है, इनफ्रीक्वेंट ट्रेडिंग है, तो आपको प्राइसेस को कंसीडर करने में, प्राइसेस को जो आप कंसीडर करोगे तो प्राइसेस निकालने में ही एक दिक्कत आने वाली है। देन वी टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के भी हमारे पास एक इंडेक्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कमोडिटी इंडेक्स हो गया। कमोडिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम बात करते हैं, एक रियल एस्टेट इंडेक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, एक हेज फंड का भी एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। हेज फंड बेसिकली क्या होता है? म्यूचुअल फंड जो होता है, बेसिकली अमीर लोगों का म्यूचुअल फंड होता है, अनरेगुलेटेड मार्केट होता है। और यहाँ पे एक बैकफिल बायस एंड सर्वाइवरशिप बायस की भी दिक्कत होती है क्योंकि अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो आप अपनी कब परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर रहे हो कब नहीं कर रहे हो जस्ट आपके ऊपर है। इंडेक्स प्रोवाइडर्स यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो हर इंडेक्स प्रोवाइडर अब अलग अलग जो हेज फंड एक इंडेक्स प्रोवाइडर है उसने 4 सिक्योरिटीज को कंसीडर किया, दूसरे हेज फंड ने दूसरी 4 सिक्योरिटीज को कंसीडर किया। अब कौन कब अपनी परफॉर्मेंस उतारा है उसके बेसिस से अपने इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो यहाँ पे हर इंडेक्स प्रोवाइडर की हर रिटर्न जो होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्टिंग जो हेज फंड वालों ने करी हुई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस रीडिंग। आई होप आपको सबसे अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज जस्ट द बेसिकली द रिवीजन वीडियोस। अगर आप सोच रहे हो कि इन रिवीजन वीडियोस के बेसिस पे आप लर्न करना स्टार्ट करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो नहीं, आपको खुद से भी एक रीडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आप खुद से रीडिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आई वुड से कि आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, ये सब आपके ऊपर से जाएगा, फटाफट ऊपर से जाएगा, ऐसे नहीं करना। खुद से रीडिंग करो, खुद से रीडिंग की हुई होगी, यू जस्ट नीड कि आप इनको गो थ्रू करो। आपको आप टच अप कर सकते हो इन वीडियोस के बेसिस पे कि हाँ भाई ये मेरा सब कवर हो गया। कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो से सुन सकते हो। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको ऑफिस वाले लोग हो जो उसमें आपको होता है कि आपको बैठने की दिक्कत हो रही है कि मैं खुद से नहीं बैठ सकता पढ़ने में, जो कोई पढ़ा दे आके, तो जस्ट स्टार्ट विद द वीडियोस, गो थ्रू विद द वीडियोस, फटाफट वीडियो सुनो, खुद से एक बार रिवाइज करो एंड जस्ट डू द क्वेश्चंस। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। इट्स मैंडेटरी टू डू द क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो मैं जो समझा रहा हूँ वो सब बेकार है, सच में बेकार है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो जब समझ भी लोगे तो आपको अप्लाई कैसे करना है पर्टिकुलर नॉलेज को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो समझ नहीं आएगा। एंड पेपर में वो चीज बहुत जरूरी है। अच्छे से मॉक दो, अच्छे से मल्टीपल क्वेश्चन बैंक जो है मॉक्स दे के अच्छे से स्टार्ट करो। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस तो अच्छे से करने हैं। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं, कैंडिडेट रिसोर्स का जो भी आपके पास अवेलेबल डेटा है उन सबको अच्छे से करो एंड लगे रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत का फल अच्छा होता है। जस्ट डू, एक अच्छे से एक स्माइल रखो फेस पे। हाँ, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ना ही तो है यार, मतलब आपको कोई कुछ और तो नहीं बोल रहा करने के लिए। ये एक एज है पढ़ने की, अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद पूरी लाइफ अच्छे से एंजॉय करना, खुश रहना। अब ऐसे मम्मी-पापा को उस एज पे लेके जाओ, उस स्टेज पे लेके जाओ आई वुड से, कि जहाँ पे वो 10 लोगों के बीच में खड़े हों, तो वो प्राउड फील करें अपने आप को कि हाँ, देखो मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है। यस।
आप दे सकते हो, वो सब आपके हाथ में है। ठीक है जी। तो अपने मम्मी-पापा को खुश करो, उनके सारे सपने पूरे करो। अभी एक वो होता है कि आप मम्मी को जब आप लेके जाओ अपनी शॉपिंग पे, तो कभी भी प्राइस टैग ना देखें, उनको जो पसंद है वो उस पे हाथ रख के आप बोलो कि हाँ, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सब लेंगे। तो वो गुरूर आपके अंदर आना चाहिए कि मैं मम्मी को कुछ भी दिला सकता हूँ विदाउट सीइंग द प्राइस टैग, और वो कब आएगा? जब आप अच्छे से सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट? तो अच्छे से करो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।